नमस्ते दर्शकों को और अनुज जी को। आपका आप स्वागत सभी है को अनुज जी नमस्कार। जयपुर डायलॉग्स पे एक बार पुनः। सर आपका आभारी हूँ मैं। आज नमस्ते। का जो विषय है भारत 1947 में, तो वैसे हम और आप तो जानते हैं, लेकिन आप दर्शकों को सरल शब्दों में ये समझाएं कि इंडिपेंडेंस और डोमिनियन स्टेटस में क्या अंतर होता है। उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा आरंभ करेंगे। सर अभी 2 दिन पहले मैंने क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से एक्सपर्ट पैदा हो गए देश में, और खासकर लोग जाके प्रोफेसर से बात करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा एक डॉक्यूमेंट मैंने पोस्ट किया जो विंस्टन चर्चिल ने लेटर लिखा है, और जी चर्चिल हाँ, जी साहब हाँ, जी हाँ। प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। वो देखा था मैंने वो भी, कोई, रिपीट किया था हाँ उसको। वो कोई 2 टके का प्रोफेसर नहीं था। वो कोई बुरा ना माने, मेरे दोस्त प्रोफेसर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री की हैसियत एक प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा होती है। और उसने ये, उसको बड़ी आपत्ति हुई। चर्चिल ने क्लेमेंट एटली जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उनको चिट्ठी लिखी कि आप जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो लेकर आ रहे हो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ये इंडियन इंडिपेंडेंस नहीं है, ये इंडियन डोमिनियन आपका है। ये इंडिपेंडेंस नहीं है, ये डोमिनियन स्टेटस इनको दिया गया है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आप अभी भी इंग्लैंड के अधीन हैं। तो उसने, उन्होंने ये लेटर में साफ लिखा है सीरीज पार्ट अंग्रेजी भाषा में, कि जब राजा के नाम की वो लोग शपथ लेंगे उसके मंत्री, तो इंडिपेंडेंट कहाँ से हो गए वो लोग। और ये सच्चाई है। पंडित जी ने शपथ तो राजा के नाम पे ली थी। उस टाइम जो रात को जो गिलास ऊपर किया तो टू किंग जॉर्ज 6 उसके नाम से उठाया गया था। इसमें डिस्प्यूट का है। माउंट बैटन के इंटरव्यूज अवेलेबल है 1969 के बाद से। उन्होंने 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 इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत सारी किताबें छपी थी, फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लॉपेर और लैरी कॉलिंस की। उसका पूरा सेगमेंट पढ़िए, उसने पूरे इंटरव्यू देके उसने सारी बात समझाई है कि मैंने कैसे इंडिया को डोमिनियन स्टेटस के लिए एग्री करा है। उसने साफ बोला कि मैंने कहा था कि फौज में आप चेंज नहीं करेंगे, निशान वैसा का वैसे ही रहेगा। आज तक आप जाके देखिए, आपके दर्शक देख रहे हैं, भारत की नेवी जो है उसका झंडा क्या है, उसमें जॉर्ज का क्रॉस बना हुआ है। हम क्रिश्चियन कंट्री हैं क्या? इनको 70 साल में नजर नहीं आया कि नक्शा उसका झंडा चेंज करना है? अभी भी झंडे में जॉर्ज क्रॉस बना हुआ है। जो इंग्लैंड के झंडे में 2 क्रॉस बने होते हैं, उसको एक को मेरे ख्याल से जॉर्ज क्रॉस कहते हैं, उसके बीच में जो लाल वाला होता है। हमारे नेवी के झंडे में अभी भी वही लगा है। वो आपको आपका बाप बोल के गया था, माउंट बैटन, आपका पहला गवर्नर जनरल, लास्ट वाइस रॉय, जिनको इन बेशर्मों लोगों ने, इन्होंने उसको बना दिया। लोगों को ये नहीं मालूम कि उसने 15 अगस्त क्यों चुना था। उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ जो माउंट बैटन। माउंट बैटन साहब जॉर्ज 6 के कजन थे, डिस्टेंट कजन थे, विक्टोरिया के वो ग्रेट ग्रैंड सन थे। और अब जो इनफैक्ट उसी के भतीजे की शादी उसके लड़की से साथ हुई है, और अब क्वीन एलिजाबेथ के जाने के बाद में इट विल बी द हाउस ऑफ माउंट बैटन रनिंग द ब्रिटिश मोनार्की। अभी हाउस ऑफ विंसडर चल रहा है। एलिजाबेथ के जाने के बाद में प्रिंस फिलिप, उनके हस्बैंड का हाउस स्टार्ट हो जाएगा, और प्रिंस फिलिप जो थे वो माउंट बैटन के भतीजे थे। माउंट बैटन साहब साउथ ईस्ट एशिया में आपके सुप्रीम कमांडर थे लाइट फोर्सेस के। तो टेक्निकली उसने ही सुभाष बोस को और इनको जापानियों को हराने में आप कह सकते हैं कि उसी की जो है मेन कमान थी, जिसके अध्ययन वो हारे थे। और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है, सुबह आपने मेरे बारे बोला कि मैंने अध्ययन सर ट्रांसफर पावर में नहीं किया, मेरा अध्ययन सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लेकर है, जी, वो मुझे पता है, हाँ, लेकिन वो तो उसी प्रकरण में ये कहानी शुरू होती है कि इन्होंने 15 अगस्त 1945 को जापान ने अपना सरेंडर घोषित किया। तो आप ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त सन 45 को सुभाष चंद्र बोस की और जापानियों की हार हुई थी। और ये बात माउंटबेटन ने खुल करके बोली है कि मैंने जानबूझ करके हिंदुस्तान को वही दिन आज़ादी का दिया क्योंकि मेरे दिन जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। यह भारत के लोगों में कोई शर्म लिहाज और कोई अपने सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है क्या? उसी आदमी को आप लोगों ने पहला गवर्नर जनरल बना दिया यहाँ पर उठा करके, कोई और नहीं मिला आपको? और वो पाकिस्तान ने नहीं बनाया। पाकिस्तान का तो जिन्ना था, जिन्ना ने नहीं बनने दिया किसी को, इसने उन्होंने वो बना दिया। इनफैक्ट वो साफ लिख रहा है कि मेरी दोस्ती पंडित जी से कैसी। इसमें कोई सर ये कोई हिस्टोरिकल वो रेवलेशन वो नहीं है, ये सब बड़ी बातें हैं, लोगों ने पब्लिकली एडमिट कर ली है। पहली बार उसकी मुलाकात, उसकी अडवीना जी की और पंडित जी की मुलाकात वहाँ पे हुई है अपनी सिंगापुर में। और उसने बोला कि मैंने उसको बोला कि वो सुभाष बोस का जो आईएनए का मेमोरियल जो उड़ाया डायनामाइट से मैंने, उस पर आप फूल डालने मत जाना, जिसके लिए आपको बुलाया गया। और पंडित जी वहां पे नहीं गए, और साफ उन्होंने ये बात बोली कि इसकी वजह से मेरी इसकी दोस्ती हुई है। और ये लोग सारे के सारे बेशरम लोग
6 महीने पहले सन 46 के रिकॉर्ड मैंने सारी इंटेलिजेंस की फाइलें मैंने खंगाल रखी हैं, बहुत सी डॉक्यूमेंट्स की मैंने कॉपी किताब में चंद्रचूड़ की मेरे हमने किताब में लगाई हुई है, आपने शायद देखी भी है सर वो किताब, आखिर में जी हाँ, जी अपेंडिक्स हाँ। में बहुत सामने इंटेलिजेंस की एक्चुअली हुआ क्या था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आईबी ने अपने बहुत सारी फाइलें जलाई हैं जो ये 46-47 के बीच में, ये बात सबको मालूम है। और उस जमाने में ये आपका लाल किला जो था वो पूरा मिलिट्री का इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर हुआ करता था। और वो कहते हैं कि इतने कागज इन लोगों ने जलाए थे, और ये परमिशन से हुआ था पंडित जी की, इतने कागज जलाए गए मुखबिरों के इस देश के कि 3-3 वीक तक कहते वहां पे आसमान सारा काला हो गया था धुएं से वहां पे। तो पराली ये जला रहे थे। पराली से भी बढ़ के काम हुआ था जी, वो बड़ा जबरदस्त उसमें डिस्ट्रक्शन हुआ था, आईबी के रिकॉर्ड उन्होंने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि कुछ फाइलें बच गई हैं, तो वहां से पढ़ के हमको इनकी सारी पोल पट्टी इनकी कांग्रेस की वहां पे खुलती है कि साहब इन्होंने कैसे इन्होंने दोगलापन किया। यही लोग 46 में जब आईएनए का नाम सुभाष बोस का नाम लेके इन्होंने नए लगाए हैं लाल किले में कि लाल किले से आई आवाज सैगल ढिल्लन शाहनवाज इंकलाब जिंदाबाद, और जैसे ही इनको खीर खाने का टाइम है तो कहते हैं माउंट बैटन की जय हो। बेशरम लोग, खून खोल जाता है इनकी रिपोर्ट पढ़ते हैं इनके बारे में, किस तरह की हरकतें पहले कर रहे थे और कैसी हरकतें उन्होंने बाद में करी। और बेशरम लोग आज ट्विटर फेसबुक में आकर के मुझे बता रहे हैं कि ये बातें मालूम है हमको पहले से। आप पागल हैं क्या? हमें तो स्कूल में बच्चों में हमें तो कभी टीचर्स ने नहीं बताया कि आप डोमिनियन थे 50 तक। किसने मुझे बताया था कि 1950 तक मेरा हेड ऑफ द स्टेट मेरा अंग्रेज था? इंग्लैंड का राजा जॉर्ज 6 हमारा हेड ऑफ स्टेट था 1950 तक। हमें तो नहीं मालूम, हमें तो ये सर आप मैं तो बताइए। ये एक छोटी सी बात कहता हूँ कि आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का बेयर एक्ट ही पढ़ लो ना, उसका सेक्शन 2 क्या कहता है, आप कहें तो मैं पढ़ दूं? आप तो जानती हैं, दर्शकों के लिए मैं पढ़ सर आप देता हूँ समझाइए उसमें सर, वो क्या बड़ा है। अच्छा आपने पहले भी समझाया था, लेकिन आई थिंक उसको रिकॉल कीजिए सर, बहुत अच्छा आपने सेक्शन पहले 2 समझाया। कहता है, सेक्शन 1 तो कहता है फ्रॉम 15th day of August 1947 two independent dominions shall be set up in India to be known respectively as India and Pakistan. फिर सेकंड जो है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 वो कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शंस 3 and 4 ऑफ दिस सेक्शन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल बी द टेरिटरीज अंडर द सॉवरेंटी ऑफ हिज मैजेस्टी, अंडर द सॉवरेंटी ऑफ हिज मैजेस्टी। और एक बार और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बता दूं, ये जो एक्ट है वो आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्टैट्यूट्स में शामिल है, एक चीज। और ये सर जो वो हमारी मदर पार्लियामेंट है, वो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो हमारी मदर पार्लियामेंट है। हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे मैग्ना कार्टा जो ना शाहजहां के टाइम पे नहीं लिखा गया था, पूरा सिस्टम आपका अंग्रेजों से हम लोग उठा के कट एंड पेस्ट किया हुआ है। वो तो है। मैं बस इसमें थोड़े से क्लैरिफिकेशन कर दूं कि इन्होंने सेक्शन 2 जो है वो 1976 में रिपील कर दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो टेक्निकली 76 तक तो आप उनकी सॉवरेंटी में थे और डोमिनियन तो आज भी हैं, क्योंकि एक बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति हुई कि साहब की हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील कर दिया। मैं पूछता हूँ कैसे? क्या भारतीय पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अधिकार है कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी एक्ट को रिपील कर दे? मदर और पार्लियामेंट का आप नहीं नहीं कर सकते रिपील। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के इस एक्ट को रिपील करने या कम से कम इसमें ये तो लिखवा दे कि साहब हाँ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। इसमें तो ये अमेंडमेंट होना चाहिए था। सर बहुत प्रॉब्लम है। कुछ लोग अब सवाल ये पूछ रहे हैं, कईयों ने ये बोला कि हाँ, एक उससे पहले जाने पहले क्योंकि आपने बात बोली, इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी मुझे याद आई। एक चीज लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पंडित जी और गांधी जी के ना विचार जो थे पहले क्या थे बाद में क्या थे। पंडित जी और सुभाष चंद्र बोस का विचार था कि डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं लेना चाहिए, और ये पूर्ण स्वराज के फेवर में महात्मा गांधी कभी नहीं थे। तो इनके प्रेशर में आकर के वो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है लाहौर में 29 में, गांधी जी टेम्पररी मान गए, लेकिन बाद में फिर पलटा मार लिया। पंडित जी ने बाद में पलटे मारे तो बाद में स्टैंड चेंज किया, नहीं तो पूरी जिनकी हर एक कांग्रेसी को बात करूंगी, पंडित जी कॉमनवेल्थ के और इन चीजों के खिलाफ में थे। इनफैक्ट वो आईसीएस के खिलाफ में थे। नाइदर इंडिया नॉर सिविल नॉर सर्विस, ये उनके शब्द थे आईसीएस के बारे में। आपको पता सर, मालूम होगा, नॉर इंडियन, नाइदर इंडियन नॉर सिविल नॉर सर्विस, बंद करो इसको।
जैसे महात्मा गांधी फौज बंद करने के चक्कर में थे, चाचा नेहरू हमारे आईसीएस बंद करने के चक्कर में थे। ये इनके हालत थे। कॉमनवेल्थ के ये लोग फेवर में नहीं थे, बिल्कुल 46 तक आते आते। और आलम ये है 2013 में इनसे सूचना के अधिकार में ये पूछा गया कि भारत ने जो कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया है 1949 में, जो पंडित जी गए थे कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी लंदन में टॉप सीक्रेट, उसको लेके बवाल मचा था इंडियन पार्लियामेंट में उन दिनों में, उसके कागज हमको दिए जाएं। और सर उसका जवाब आप सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। उसका जवाब इन्होंने राइटिंग में ये दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है दिल्ली में, लंदन में हमारी हाई कमीशन के पास में कुछ नहीं है, कहां पे कागज मिलेंगे हमको ये भी नहीं पता। ये लिखित में दे रहे हैं विदेश मंत्रालय वाले। अभी आगे और बताऊंगा आपको। आरटीए हमने भी किया, ये जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं उसका आरटीए मैं और चंद्रचूड़ करके बैठे हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी इंडियन गवर्नमेंट से भी। मैं बिना, आपको पता है, बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूँ जी। वो सर एक डिबेट का लेवल तो बचकानी बातें हरकतें लोग लग कर रहे हैं, ट्विटर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं कि फेक डॉक्यूमेंट है, ये फलाना ढमकाना, ये इनका मतलब समझ में नहीं आ रहा। अरे चाचा मेरे, आप करस्पॉन्डेंस देख लो इटली के बीच में और चर्चिल के बीच में। एंड इन द नेम ऑफ गॉड प्लीज डोंट ब्रिंग एनी 2 टके के हिस्टोरियंस टू टॉक अबाउट दीज मैटर्स। जब 2 प्रधानमंत्री आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसमें जेएनयू के किसी इतिहासकार की कोई भूमिका नहीं है। उसके जैसे 1000 जेएनयू वाले बैठे हैं ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने वीजा लेने के लिए। इसने बचकानी हरकतें ये लोग कर रहे हैं बैठ के। अब कह रहे 50 में हमारा कंट्री तो फ्री हो गया था। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ भाई, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मेरे पास आधार कार्ड है, अगर हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है मैं को मानता हूँ। पर मेरे सवाल है सर 3-4 बड़े मोटे मोटे। पहला सवाल सर मेरा ये है, ये हम लोग डिस्कशन अभी ट्विटर पे नहीं कर रहे, मैंने कहा आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं श्री गणेश करूंगा इसका। जी जी जी। मुझे कोई सिंपल सी बात बता दो। आज क्रिकेट की टीम हमारी जो है वो मेरे ख्याल से बीसीसीआई कंपनी की टीम है, लेकिन उसको इंडिया की टीम बोला जाता है। उसमें अगर आपने किसी क्रिकेट के टीम के मेंबर का पता चले कि उसका पासपोर्ट ब्रिटिश है तो क्या रिएक्शन देश के अंदर होगा कि आपने अंग्रेज को बैठा दिया, चाहे हो वो इंडियन बेसिकली, लेकिन उसका पासपोर्ट अगर ब्रिटिश होगा। जैसे पीछे प्रॉब्लम हुई थी, अक्षय कुमार का पासपोर्ट कैनेडियन था तो लोगों ने बवाल मचा दिया। कैप्टन बन जाए तो मानेंगे आप लोग? इंग्लैंड का अंग्रेज आपका कैप्टन बने यहाँ का, क्यों? प्रॉब्लम क्या है? 1954 तक आपका एयरफोर्स चीफ अंग्रेज था। सुब्रतो मुखर्जी हमारे पहले एयर चीफ बने हैं 1955 में। 1958 तक हमारा नेवी चीफ अंग्रेज थे। ये क्या गोरख धंधा है ये? somebody has to explain। बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, ये वो हमने भगा दिया अंग्रेजों को, भगा दिया बिना खड़क बिना ढाल भगा दिया। वो सारे कहाँ भागे? ही तो बैठे हुए थे। ऊपर से तुम लोग उनको पेंशनें दे रहे थे बैठ के। 1955-56 तक इन्होंने पेंशनें दी। जितने अंग्रेज आईसीएस ऑफिसर थे, फौजी थे। अजीब सी दास्तान है, दुनिया में कोई कंट्री फॉरेन कंट्री को ऑक्युपाई करती है, उसके हटने के बाद में वो क्या उसको पेंशनें देते हैं? क्या तालिबान वाले पेंशन देंगे अमेरिकन को? वियतनाम में लोगों ने पेंशनें दी हैं अमेरिकन को जाकर के। ये सारी ये जो गोरख धंधा है, ये अपनी इमेज चमकाने का वो था कि हमारी इमेज बन जाए वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। और आज वही काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं जी। वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से दुनिया देखो आप, वो उनके हिसाब से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उनका ध्यान ठीक है, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई इसका आंसर दे। 58 तक आप लोगों ने कैसे अंग्रेज अलाउ कर दिया? आज के जमाने में आप क्रिकेट की टीम में एक मेंबर अलाउ नहीं करेंगे फॉरेन कंट्री का। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका देशभक्ति सामने आ जाएगी। आपने 1958 तक अंग्रेज को बैठा रखा था अपने नेवी की पोजीशन पे। हमारे पास में आदमी नहीं थे इंडिया में। हाँ, तो कुछ आर्मी में भी तो सन 50 तक तो आर्मी में भी थे ना सर। वो करेपा वैसे वो चमड़ी काली थे, अंदर से वो भी अंग्रेज था पूरा। उसकी आप कोई वीडियो देखना बैठ के उसको, वो शक्ल वो चमड़ी बाहर से काले होते हैं, अंदर से वो भी अंग्रेजों से कंपनी थे एक्चुअली। उसका ही वाज पार्ट ऑफ द आईएनए में जो ट्रायल चला है, जो अपना इनके खिलाफ जो ट्रायल चला था, वॉर क्राइम्स का ट्रायल, उसमें ये जूरी उसमें था, ये जजेस में से एक था करेपा का खुद का भाई आईएनए में था। तो ये तो इनकी हालत है। और इनको बेशर्मों को शर्म नहीं है? इनको फौजियों को सलूटे मार रहे हैं अंग्रेजों को इंडिपेंडेंस के बाद में। हमको धौंस दिखाते हैं अंग्रेजी में यहाँ पे आकर के दिल्ली में। तो कुछ सर प्रॉब्लम है, और भी इशू अभी हम बात करेंगे, और भी इशू है। ये सिर्फ 50 तक बात खत्म नहीं। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मुझे याद है, खैर ये 50 की नहीं है, 1949 के आसपास आपके राधा कृष्णन साहब मिले जोसेफ स्टालिन से। उसका मिनट अवेलेबल है आपका ये अपने नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के अंदर ओरिजिनल। किसी को डाउट है तो जाके चेक कर ले। स्टालिन न्यू सोवियत रशिया वाज कीपिंग एन आई ऑन इंडिया
दे न्यू व्हाट वाज हैपनिंग। स्टालिन ने उसको ऑफिशियल मिनट्स, जो मैं उस मिनट की बात कर रहा हूँ जो मिनट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, उसका असली में तो पता नहीं क्या क्या उसने बोला होगा उसमें, इसमें तो वो सेंसर कर देते हैं बहुत कुछ। उसने पूछा तुम इंडिपेंडेंट कंट्री हो कि नहीं हो, स्टालिन पूछ रहा है हमारे हमारे फर्स्ट एम्बेसडर से। फिर अभी आर्टिकल निकल के आ रहे हैं कि जितने वही कि सारे टॉप ऑफिसर अंग्रेज रहे यहाँ पे 47 के बाद में। हम माउंटन बैटन की आप बात पढ़िए, उसके उनसे इंटरव्यू पढ़िए, डोमिनिक लॉपेर और लैरी कॉलिंस के सामने, आपको पढ़ के आपको शर्म आएगी अपने ऊपर। उन्हीं का झंडा, उन्हीं का वो, सभी का दस्तूर चला के ये लोग, और अब ये हमें ब्रांडिंग कर दी कि हम लोगों ने अंग्रेजों का भगा दिया। ये अंग्रेजों को झूठ बोलते हैं जाकर के वहां पे। इनका पर्दाफाश लंदन में भी करना चाहिए कि वहां पे टोपी दूसरी बनाते हैं उनको अंग्रेजों को, कि हम तो आपके दोस्त हैं, और यहाँ के बोलते हैं कि साहब ये बड़े गंदे लोग थे, हमको लूट के चले गए 200 साल तक। अब हमारा विदेश मंत्री कह रहा है कि हमारे कितने ट्रिलियन डॉलर्स का हमारा पैसा लूट के ले गए, तो आपने मांगा उनसे माफी के लिए कभी? किस मुंह से माफी मांगेंगे आप? जलियांवाला बाग में आप ही के तो लोग थे मारने में, गोली मारने वाले, वो तो सिर्फ हुक्म देने वाला अंग्रेज था। आपके लोगों ने गोलियां मारी हैं, और आप लोगों ने उनको, जो जलियांवाला बाग में या किसी भी जगह पे जो भारतीयों को टॉर्चर करते थे, भारतीयों को मारा करते थे, जो पुलिस में और हर जगह में इंटेलिजेंस के लोग, आपने उन सबको प्रमोशन दी है इंडिपेंडेंस के बाद में। कोई और कंट्री होती, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होता, 47 के रात को ही आप बनाते एक ट्राइब्यूनल, न्यूरेमबर्ग वॉर क्राइम्स ट्रायल के हिसाब से, जैसे आज बांग्लादेश के लोग वॉर क्राइम्स का ट्रायल चला चला के चुन चुन करके निकाल के मारा जाए इन लोगों को, राय बहादुरों को, बाकी गद्दारों को। फॉरेन ऑक्यूपाइंग एक फॉरेन कंट्री आपकी कंट्री को 200 साल तक कब्जा करके बैठी है, आप उसको निकाल के जब बाहर मारेंगे तो आप ट्रायल नहीं चलाएंगे? कुछ नहीं हुआ। वो होता कैसे है? वो तो सीधा सीधा हैंडओवर टेक ओवर था। और जिसको बोलते हैं आपके बम्बई की भाषा में बोलते हैं मांडवाली, तो मांडवाली हुई है सीधी सीधी। है बस। और ये मांडवाली जो है, ट्विटर में लिख रहे हैं, ये इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, ये तो सबको पता है। शर्म लिहाज नाम की चीज है कि नहीं है? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं है? छोटी छोटी बातों पे कहते हैं हमारी रिस्पेक्ट हमारी खराब हो रही है, और वो तो आप देखते गाली क्यों देते हो अंग्रेजों को? आपके इस 46 इलेक्शन के बाद में जो आपकी वाइसरॉय काउंसिल के अंदर जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का ये सारी जो प्रक्रिया हुई थी, वो जो प्रोसेस हुआ था, उसमें जो नेगोशिएशंस हुए थे, उसको आप देख लीजिए। एक आपके ऑथर हैं, पाकिस्तानी ऑथर हैं इश्तियाक अहमद साहब, उन्होंने उस प्रोसेस को काफ़ी विस्तार से दिखाया है। और उसमें आप ये देखिए कि ये कांग्रेसियों ने किस किस तरह के नेगोशिएशंस नहीं किए। तो यदि ये इनमें बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट थी और ये सब बहुत कुछ ये उनको बिना खड़क बिना ढाल भगाने के मूड में थे, तो इस तरह के नेगोशिएशन क्यों कर रहे थे? जिन्होंने जब डायरेक्ट एक्शन डे किया, उसके बाद आपकी क्या रिस्पांस थी? जब जिन्ना और सोहरावर्दी ने मिल के नोआखाली किया, तब हमारे जो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, हालांकि उनका डेजिग्नेशन मेरे ख्याल से वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल्स था, बट ही वाज द डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर। तो नोआखाली में वो अपनी हेल्पलेसनेस दिखाते रहे कि साहब कि वो क्या करें, हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जब बिहार में उसका रिएक्शन हुआ तो उन्होंने कहा हम एयरफोर्स से बमबारी करेंगे। तो ये किसके लिए क्या हासिल कर रहे थे? और उसमें जो सबसे बड़ा रहस्य है, जिसका अभी तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। सर मैं आपको हिंट देता हूँ उसका, आपने वो मैं आपको अपना प्रश्न तो बता दूं कि नेहरू को कांग्रेस में कोई भी समर्थन न होने के उपरांत भी कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, ये जानते हुए कि ये जो है इंटरिम गवर्नमेंट का मुखिया बनेगा, और बाद में ये जो भारत की स्वतंत्रता अधिक दूर नहीं है। जब अमेरिकन ने कह दिया था तो ब्रिटिश को तो जाना ही था ना। अमेरिकन ने कह दिया कि भाई हमारी सपोर्ट कंडीशनल है, हमारी सपोर्ट इस कंडीशन पे है कि आप अपनी सारी कॉलोनीज जो हैं वो आप डिसमेंटल करोगे, जिसमें इंडिया वाज नंबर 1। तो वो तो होना ही था, उसमें कोई किसी तरह का क्रेडिट ले ले उसका कोई मतलब नहीं। तो ये बताएं आप मुझे कि नेहरू प्राइम मिनिस्टर आखिरकार कैसे बन गए? ऐसी क्या उनमें सुरखाब के पर थे, ऐसी क्या खासियत थी
उनके पास कांग्रेस में कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी गांधी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर क्यों बनवाया? क्या ब्रिटेन के कहने से? सर इस सवाल का जवाब के लिए तो हमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस फाइलें मतलब खंगालनी पड़ेंगी, क्या कारण थे, क्यों हुआ नहीं हुआ करके। पर मैं थोड़ा सा आपके सवाल को हल्का सा घुमा करके मैं ट्रांसफर ऑफ पावर पे लेके आता हूँ, और मैं उस पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो बोलने वाले थे हमारे कुंवर नटवर सिंह जी साहब। कुंवर जी। साहब के बारे में आपको मालूम है कि कुंवर साहब आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में ऑफिसर थे पहले, तो ही इज नॉट जस्ट कि ही वाज अ मिनिस्टर, ही वाज इन द गवर्नमेंट एंड ही सर्व्ड अंडर पंडित नेहरू। और उनकी पंडित जी के बारे में जो उनकी श्रद्धा है, किसी को उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। अभी भी आज भी अगर आज के ज़माने में भी वो ठीक है, उनके सोनिया गांधी से संबंध अच्छे नहीं है, कांग्रेस से निकाल दिया गया, लेकिन कभी जिंदगी में उन्होंने आज तक पंडित जी के बारे में, उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में भी उल्टा सीधा नहीं बोला। तो वो पंडित जी के भक्त अभी भी हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। उन्होंने ही लिखा कि पंडित जी Nehru throughout the freedom movement was vigorously opposed to independent India having anything to do with the British Commonwealth। और ये लिखा कि माउंट बैटन्स ने उनका माइंड चेंज किया है। अब उसने तो चालाक आदमी, उसने माउंट बैटन से वर्ड यूज कर दिया। एक इंग्लैंड की एक हिस्टोरियन है वो जर्मन ओरिजिन की, एलेक्स वॉन तंजलमल, उन्होंने मेंशन किया कि व्हेन all others had failed, Edwina persuaded Nehru in May 1947 to accept a period of dominion status for India rather than to hold out for full independence। तो ये तो एडवीना मैडम जो है उसके इन्फ्लुएंस से काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसको कहा जाता है कि हिंदुस्तान का पहला, फिर इंडिया का पहला हनी ट्रैप जो प्रोग्राम चला था। ये मैं नहीं कह रहा, पर माउंट बैटन ने इन्फ्लुएंस किया, ये कुंवर नटवर सिंह जी कह रहे हैं। वो जो मैडम हिस्टोरियन है उसने स्पेसिफाई कर दी कि एडवीना के इन्फ्लुएंस में आ गए चाचा जी हमारे। तो इतनी बड़ी बात देश की कि इंडिया में आपका इंडिपेंडेंट डोमिनियन में जाएगा, उसका डिसीजन जो है वो एडवीना जी करवा रही है। मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है आज के जमाने में। ऐसी बातें अभी हम जो बातें कर रहे हैं, अगर ये भगवान ना करे मोदी के बारे में होती तो ये लोग कच्चा खा जाते उसको, मोदी को। तो आपने इंग्लैंड के राजाओं का कैसे लिख दिया, हिज हाइनेस ये फलान ढमकाना, ये है जैसे वो चिट्ठियां लिख रहे थे उसमें बैठ करके। वो तो है ना, वो जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी है, उसकी आप जो रिक्वेस्ट है और जो उसका अपॉइंटमेंट है उसको दोनों को देख लीजिए, वो तो स्पष्ट है। अनफॉर्चुनेटली वो जो साझा किए थे पंडित जी का जो सेक्रेटरी था, वो क्या नाम भूल गया उसका मैं, वो उसकी किताब भी आई थी 70s में, उसने ये डॉक्यूमेंट वहां डाल दिया। अदरवाइज उस पीरियड के कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है। 47 के बाद के ये विदेश मंत्रालय के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं, बिकॉज क्योंकि सारा जो विदेश मंत्रालय का या ये क्योंकि हमारा हेड ऑफ द स्टेट उस टाइम पे इंग्लैंड का राजा था, तो जो काम राष्ट्रपति महोदय अभी करते हैं वो सारा काम उस टाइम इंग्लैंड के राजा करते थे। आपने एम्बेसडर अपॉइंट किया, उसकी फाइल उसके पास में जाएगी, सब जगह रेटिफाई इंग्लैंड का राजा करेगा। जो राष्ट्रपति का जो काम है उस जमाने में वो क्या गवर्नर जनरल और राष्ट्रपति का वो इंग्लैंड का राजा करते थे। तो वो बातें ये लोग कागज नहीं निकाल रहे हैं, कागज इनको पूरे दिखाना चाहिए। ऐसे बहुत से लेटर्स, बहुत से कागज निकलेंगे। सर एक आपकी विद योर परमिशन आई वांट टू, बिकॉज ये एक जो मेरे मन में जो स्मोकिंग गन है, स्मोकिंग गन का इट्स इज ए क्लियर कट थिंग, वो मैं आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका लिंक सुभाष बोस के साथ में, लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ पावर का है। ये कहानी थोड़ी सी मैं लंबी खींच रहा हूँ, लेकिन ये क्योंकि मेरे को लगता है आज नहीं तो कल ये डिस्कस होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि सुभाष बोस को लेके डिफरेंट थ्योरीज हैं, उसमें से एक थ्योरी है सो कॉल्ड गुमनामी बाबा की। अब वो क्या थे क्या नहीं, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। 1962 में अतुल सेन नाम का एक आदमी, जो अंग्रेजों के ज़माने में लॉ मेकर था वेस्ट बंगाल के अंदर, और पंडित जी को जानता था, सुभाष बोस को जानता था, गांधी जी को जानता था, अच्छा बड़ा अमीर फैमिली का आदमी था, इंग्लैंड से पढ़ा लिखा था। वो बाई चांस उनसे बाय मिस्टेक उसकी उनसे मुलाकात होती है। उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप पंडित जी से बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, लेकिन उसने उसको इग्नोर करके उसने पंडित जी को लेटर लिखा। नाउ द गुड थिंग इज कि वो लेटर हम लोगों ने बड़ी लड़ झगड़ करके गवर्नमेंट से, आरटीआई से हमने निकाल लिया, तो मैं वो लेटर शेयर कर दूंगा बाद में। तो वो पंडित जी को चिट्ठी लिख रहा 1962 में कि सुभाष चंद्र बोस हमारा नहीं, वो जिंदा है, पर मुझे उन्होंने ये बात बताया है कि आपका कोई मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे कोई सीक्रेट प्रोटोकॉल हुआ है इन लोग के साथ में, क्या आप उसको हैंड ओवर करोगे और वॉर क्राइम्स का चार्ज लगाओगे उसके ऊपर। तो ये जो कहानी हम लोग बात बात बोल रहे हैं कि नेताजी, जो मैंने वो पोस्ट भी किया था कि वो लोगों ने गांधी पे एलिगेशन लगाया,
इस कहानी की कहीं ना कहीं घूम फिर के बैकग्राउंड में ये कहानी जा रही है गुमनामी बाबा के ऊपर कि ये उसने एलिगेशन लगाना फ्लोट स्टार्ट किया, बोलना शुरू किया। अब कमाल की बात यह है कि 2015 अब ट्रांसफर ऑफ पावर में क्या कोई सीक्रेट प्रोटोकॉल थे, ये बात लोग बोलते आए हैं। सरकार ने आज तक कभी इस पर कुछ नहीं बोला। सरकार छोड़िए, बीजेपी का प्रवक्ता कोई नहीं बोलेगा उसके ऊपर आज तक कि क्या 1947 में जो आपका ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था उसकी लिखा पढ़ी के दौरान में आपके रिटर्न या अनरिटर्न कोई सीक्रेट उसमें क्लॉजेस थी कि नहीं थी। सरकार, हमारी सरकार जो पूरी दुनिया में जिसने ठेका ले रखा है सत्य और अहिंसा को फैलाने का, इसने ये बात कभी नहीं बोली आज तक। ऑन दी अदर हैंड, भगवान भला करे अंग्रेजों का, 2015 में उन्होंने MI5 की ऑफिशियल हिस्ट्री को उन्होंने ऑथोराइज किया, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस की। क्रिस्टोफर एंड्रूज ने वो किताब लिखा, बड़ा जाना माना प्रोफेसर है ऑक्सफोर्ड में, हमारे जैसे जीनियर ऐसे लोग हैं ऐसा नहीं है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। और वो बैठ के उसने किताब में उसने ऑफिशियल रिकॉर्ड उसके निकाले, वो किया ये किया, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी ट्रांसफर ऑफ पावर के अंदर सीक्रेट प्रोटोकॉल थे। तो एक प्रोटोकॉल का हमको मालूम चल गया ऑफिशियली फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। उस प्रोटोकॉल के अंदर यहाँ पे उन्होंने एक SLO ऑफिस दिल्ली में बैठाया था, सिक्योरिटी लिएजन ऑफिसर। और ये SLO ऑफिस जो था इसेंशियली आपका माई बाप था। यहाँ पे इंडिया के जो डायरेक्टर IB था वो उसको जाके रिपोर्टिंग करता था, और ये बेशरम लोग उसको 1968 तक रिपोर्टिंग करते रहे। ये बात मुझे क्यों नहीं बताई गई, ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। और इन्होंने जो रिकॉर्ड निकल के आए हैं उसमें सुभाष बोस के ऊपर जासूसी करवा के उसके खानदान पे ये इंफॉर्मेशन सप्लाई करते थे इंग्लैंड को इंडिपेंडेंस के बाद में। ये ट्रीजन है सर। मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो से RTA लगा के सवाल पूछा, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया कि हम तो किसी RTA के अंदर आते नहीं है। आपकी ये सीक्रेट प्रोटोकॉल था, ये बात आज ये जितने लोग ट्विटर में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मुझे कि हमें ये पता था, अरे भैया तुम पहले ये बता कि सीक्रेट प्रोटोकॉल था, ये बात तुमने क्यों नहीं बताई? किसी प्रोफेसर ने क्यों नहीं लिखा कि हमारे प्रोटोकॉल थे सीक्रेट? आज आपको प्रूफ इंग्लैंड गवर्नमेंट दे रही कि SLO बैठा था। SLO का जिक्र कभी मैंने नहीं पढ़ा किसी इंडियन एक्सप्रेस में या किसी और पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिंदगी भर। टॉप सीक्रेट था, आपको कैसे मालूम चलेगा? 1968 तक वो यहाँ बैठा रहा और हमारी इंटेलिजेंस जाके उसको रिपोर्टिंग करती रही। आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों को फ्री कंट्री हो आप लोग, इनको बुला करके क्यों नहीं रगड़ा था IB वालों को टीवी के अंदर जाकर के, सेंटर में जाकर के? They should be answerable, all of these people. Minister has to answer. हमने पूछा सर, RT में लगा के पूछा इन लोगों से, नहीं आंसर नहीं दे रहा। मैं क्या करूं? मैं तो बेचारा कमजोर सा अकेला आदमी क्या कर लेगा? मैं हूं, मेरे 4 दोस्त हैं। तो इनके सीक्रेट प्रोटोकॉल थे, एक का मालूम चल गया। और सबसे बड़ी बात यह कि एक रॉ का नंबर 2 बता रहा है सेक्रेटरी की अनरिटर्न थे वो। तो अनरिटर्न में आप तो साबित करना मुश्किल है, ये तो बड़े चालू किस्म के लोग हैं ये लोग। लेकिन प्रोटोकॉल थे, ये तो इंग्लैंड की साइड मान गई, वो तो रिकॉर्ड पर आ गया कि सीक्रेट प्रोटोकॉल था। उसी प्रोटोकॉल के अंदर SLO को यहाँ बैठाया गया। क्यों बैठाया गया? आपने 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी देखी थी, उसके बाद में आप उसके आदमी को यहाँ बैठाएंगे? तो आपकी इफेक्टिवली आपकी नेवी उनके कंट्रोल में 50 के बाद में। लेट मी क्लैरिफाई, 1950 के बाद में आपकी नेवी उनके अंडर में थी, आपकी एयरफोर्स उनके अंडर में थी, और आपकी इंटेलिजेंस उनको आंसर दे रही थी, उनको सपोर्ट कर रही थी। फिर भी आप आजाद थे? आप आजाद थे। और लोग तो कह रहे हैं आप नई बात क्या कर रहे हो, आके इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो आजादी आपको बिना खड़क बिना ढाल के तो मिली थी, लेकिन आपके जमीर को और आपके चरित्र को गिरवी रख के मिली थी। गुमनामी बाबा जो भी था उसने बात बोली थी कि जिस दिन सरकार ट्रांसफर ऑफ पावर के रिकॉर्ड पब्लिक करेगी, आपको मालूम चल जाएगा कि मुझे क्यों ये जिंदगी बितानी पड़ी। वो कभी बाद में टॉपिक पे बात करेंगे उसमें, लेकिन ये बताएं मेरी कंसर्न। ये बात आ रही है ना कि इन लोगों ने ये तय कर रखा था कि साहब के सुभाष बोस को हम हैंडओवर कर देंगे। वो बात हैंडओवर की, उन्होंने बोला कि उन्होंने पूरा नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट इन्होंने पूरा का पूरा इन्होंने अपने अंग्रेजों के हिसाब से उन्होंने पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर जो है, कीपिंग इन माइंड द ब्रिटिश इंटरेस्ट वाज वर्कड आउट। दैट इज एसेंशियली व्हाट ही हैज एलिज्ड, कि आपने इंडिया के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपने बर्बाद कर दिए इनके साथ। कौन वियतनाम के जो बोलते हैं ना कि जैसे फिल्मों में गाने आते हैं कि हमने मार के अंग्रेजों को भगाया, अरे आपने नहीं भगाया, वियतनाम ने भगाया अमेरिकन को। एम्बेसी के ऊपर आए थे हेलीकॉप्टर, आपको तो याद होगा, एम्बेसी के ऊपर हेलीकॉप्टर आए थे, मैदान छोड़ के भागे थे। बिल्कुल। ईरान में रेवोल्यूशन आई थी, उन्होंने पूरे उन्होंने एम्बेसियां पकड़ ली थी उन्होंने। यहाँ पे ऐसे भगाया जाता है फॉरेन कंट्रीज को, मार जैसे अफगानिस्तान ने भगवाया अमेरिका को। सर अमेरिका ने खुद भगाया अंग्रेजों को।
छोटी सी आर्मी थी जॉर्ज वॉशिंगटन की, वॉशिंगटन ने अंग्रेजों को रगड़ रगड़ के गोली मार मार के बॉस्टन की गलियों में मार मार के भगाया उनको। उसे कहते हैं भगाना मार करके। तुम लोग तो अंडर सीक्रेट डीलिंग करके यहाँ पे उनको बिठा रखा तुम लोगों ने। अब इनको नेशनल प्राइड याद आ रही है। वो 1958 तक अपने अंग्रेज को अपना नेवी का चीफ बनाने वाले, अब नेशनल प्राइड की उनको कंगना रनौत की बात से उनको मिर्ची लग रही है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना लोग, आज भी वही है ना, कांग्रेस का हाथ विदेशियों के साथ। सर ये जनसंघी क्या कर रहे हैं, मेरे को तो इनकी प्रॉब्लम हो गई अब। जनसंघी कुछ आंसर नहीं दे रहे ना, जनसंघी की प्रॉब्लम। वो भी उसी तरह से जो है वो उनको अचानक जो है वो रैजल वो पश्चिम से जो है वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं, वो पश्चिम के सामने हीन भावना में आ रहे हैं। सर प्रभावित तो होते, देखिए सर प्रॉब्लम घूम फिर के वही आती है ना कि बच्चा सेटल वहीं करना है इन लोगों ने, चाहे पार्टी कोई भी हो। जाते हैं फिर घूमने के लिए लंदन जाते हैं, मैं नाम लूंगा नहीं, मैं लंदन से आ रहा था। खैर मैं भी कोई दुश्मन नहीं हूँ अंग्रेजों का, बाय द वे। मुझे बड़ा आनंद आता है अमेरिका में, इंग्लैंड में घूमने में। तो मैं वहाँ जब इंग्लैंड से आ रहा था, मुझे याद है कि मेरे को जहाज में दोनों बीजेपी और कांग्रेस के नेता थे बड़े सीधे, मैं नाम नहीं लूंगा। तो मेरा तो वही मता ठहरा कि उनको हीथ्रो में देखा था मैंने कहा ये तो बिल्कुल यंकी लोग हैं ये लोग। यहाँ पे आके तुम लोग पकड़े शकड़े पहन के अपना इमेज चेंज कर लेते हो, वहां जाके अपने असली कलर्स में आ जाते हो। और इनका सारा एजेंडा वही है कि अपना खानदान वहां सेट करना है। तो जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। महात्मा गांधी का नाम चलता है इंग्लैंड अमेरिका में, क्योंकि गांधी जी वाज व्हाटएवर ही वाज डूइंग, ही वाज प्रो ब्रिटिश इन मेनी सेंस, इन मेनी वेज। वो उनकी बहुत सॉलिड उनका पॉइंट है, उस वजह से उनकी बहुत वहां नाम चल गया उनका। गांधी जी ने कहा था कि हमारे झंडे में जो है वो यूनियन जैक होना चाहिए। किसी को शर्म नहीं है? या तो कोई बोले कि फेक न्यूज़ है, मैं बताता हूँ फेक न्यूज़ का तुम्हारा वो महात्मा गांधी का कलेक्टेड वर्क्स। सर एक आपसे विनती, किसी टाइम पे वो टाइम आ गया, हम लोग जो बच्चे छोटे थे ना, कई ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो लोगों को समझ में नहीं आते। जैसे आप बहुत चीज़ों में बात करते हो, वो टाइम नहीं था, राइट, लोगों को पता नहीं था कि ऐसे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे वो फतवा आलमगीरी का आप लोग ट्रांसलेट करवा रहे हैं, लोगों को कॉन्सेप्ट ही मालूम नहीं था, आप क्या उनको समझाएंगे? पीडियोफिलिया का कॉन्सेप्ट ही हमको नहीं मालूम था किसी को। वो हम लोग तो बिल्कुल ही, हम तो सारे नॉर्मल शरीफ लोग हैं, हमें क्या पता क्या चीज़ होती है ये। तो ये चीज़ें अब डिस्कस होनी चाहिए। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, अभी पीछे एलिगेशन आया था इसके बारे में कि माउंट बैटन वाज ए पीडियोफिलिया, इसको फिलिया का प्रॉब्लम था इसको। हमारा पहला गवर्नर जनरल हमारा पीडियोफिलिया का शिकार निकला, बताइए। तो डिस्कशन होनी चाहिए चीज़ों पे। आई मीन अब ये है, वो खुली बात है। वो एक्सपेरिमेंट वाली बात जो है ना, वो बहुत हमारे लिए बहुत शर्मनाक, बहुत डैमेजिंग है। टाइम होगा तो उसकी बात कर। सर हमारे देश में एक्सपेरिमेंट एक ही हुआ है बस, ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट्स। वो नाम ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट है, लेकिन था कुछ और, क्योंकि वो पहले वो नेचुरोपैथी थी, बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया। वो एक अलग बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में लोग बहुत अजीबो गरीब सी बातें मैं देख रहा हूँ कि लोग जो फैला रहे हैं ट्विटर वगैरह में और हर जगह पे, उनको दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम्हारे को अपने घर की बच्ची मिली थी क्या? एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपना घर का बच्चा लोगे? बेशरम किस्म के लोग ऐसे हैं कि वाहियात बातें तुम यहाँ प्रमोट कर रहे हो। आपने सवाल पूछा सरदार पटेल का नाम क्यों नहीं किया, उसमें सरदार पटेल सारी जिंदगी गांधी जी के बड़े तगड़े फॉलोवर थे। मुझे पता नहीं है सच है झूठ है। मैं एक बार आनंद में लेक्चर देने गया था, आनंद में, वहाँ पे सरदार पटेल का जन्म वहीं हुआ था, तो मेरा वहाँ नेताजी का लेक्चर था। मुझे लोगों ने बड़ा प्यार, मुझे किसी ने बोला, मुझे पता नहीं वो ठीक है गलत है, आपको शायद ज़्यादा नॉलेज हो, पर मुझे किसी ने बोला है कि सरदार पटेल ने कभी जिंदगी में महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज नहीं किया उस टाइम तक। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट की बात निकली है, पंडित जी जो चुप रहे, लेकिन सरदार पटेल ने बोला कि आप अधर्म कर रहे हो। शायद वो एक फैक्टर था कि वो से नाराज हो गए। आई डू नॉट नो, बट दिस हैज बीन सेड। अब वो मुझे कम लगता है, मुझे लगता है कि उनका जो पूरा रिकॉर्ड रहा है अपने पूरे जीवन भर, कि उन्होंने सदैव अंग्रेज़ों का हित साधन किया। तो उस समय भी किसी अंग्रेज़ ने उनसे कहा होगा कि भाई देखिए, आप अध्यक्ष तो बना रहे हैं, लेकिन आप हमारे इस स्टूज को बना दीजिए, जिससे हम आगे, अब देखिए आज़ादी वज़ादी आने वाली है, कुछ भी होगा सब, अब ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा, आपका आदमी जो है वो गवर्नमेंट हेड करेगा, तो इसको ही बनाइए आप, ये हमारी पसंद है। तो जो अंग्रेज़ों की पसंद वही गांधी जी की पसंद, ये तो सदैव से हुआ है। सर वो तो फिर इंटेलिजेंस की फाइलें, हमको ब्रिटिश इंटेलिजेंस की फाइलों की निकालना, प्रॉब्लम वहाँ पर है कि ऐसे कोई आदमी जो है वो अपने होशो हवास में, अब वो खिलाफत आंदोलन चल रहा है, तो उस खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस ने जाके ज्वाइन कर लिया, जिससे आप जो है वो कह रहे हैं कि हमें देश को स्वतंत्रता लानी है, देश में स्वतंत्रता लानी है, और अचानक आपने कह दिया कि नहीं, हम तो खिलाफत को समर्थन करते हैं, मतलब हाँ, खलीफा के नीचे आने के लिए तैयार है।
वो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिंपली सी ये चीज़ थी कि अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई आप इस मूवमेंट में घुस जाओ तो हमें पता चलता रहेगा, ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाए। आपने जाके खिलाफत आंदोलन ज्वाइन कर लिया। लोग कहते हैं कि साहब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कांग्रेस ने लॉन्च किया था, जबकि जो फैक्ट्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, वो कहते हैं कि 1 अगस्त 1920 को खिलाफत मूवमेंट जो था वो खिलाफत कमेटी ने लॉन्च किया था और कांग्रेस ने उसको 13 सितंबर को ज्वाइन किया था। ये अलग बात है कि गांधी जी उनके साथ साथ घूम रहे थे लगातार और उसको कलर दे रहे थे हिंदू मुस्लिम एकता का। वो कोई हिंदू मुस्लिम एकता नहीं थी, वो सिर्फ नहीं, एकता तो वो नहीं आपके कर पाया, वो तो अंग्रेजों ही वाज एक्टिंग एज अ स्पाई फॉर द ब्रिटिश इनफिल्ट्रेटिंग द खिलाफत मूवमेंट। मेरी थियरी है ये। सर वो तो क्लेमेंट एटली भी बोल गया कि गांधी जी वो यूनाइट नहीं कर सके। वो तो सबको दिखाई दे रहा है कि जितना मर्जी डंडोरा पीट ले, लेकिन गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता नहीं ला सके। अगर ला सका तो सुभाष चंद्र बोस ला सका, ये तो उन्हें कम से कम नहीं ला सके। एक सुभाष बोस ने बड़ी अच्छी बात बोली गांधी जी के बारे में, ये हमारा टॉपिक आज का नहीं है, लेकिन सिंस वी आर डिस्कसिंग, उन्होंने उनका अध्ययन किया, उन्होंने बोला, अब उन्होंने तारीफ उस पोर्शन की, उस पॉइंट की तारीफ की कि उनके पास, उन्होंने ये बोला कि दुनिया में बहुत लीडर हुए हैं जिनके पास में बहुत कम पब्लिक सपोर्ट थी, और गांधी जी के पास में इतना जबरदस्त पब्लिक का सपोर्ट था, इतनी उनकी क्षमता थी, उसके बावजूद ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सके। कोई और नेता होता तो ये हाथ साफ कर लेता। और उन्होंने उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके ये बोला कि ये आदमी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, बिल्डअप करता है, लेकिन जब एकदम से वो लास्ट क्रेसेंडो पे आती है, एकदम से वो सारी चीज़ों को कोलैप्स, तो उसने सारे ऐसे पूरे के पूरे जितने अपने मूवमेंट चलाए थे ऐसे खराब कर दिए। इसीलिए उन्होंने बिल्डअप किया, बिल्डअप करने का टॉप पे एकदम से वहाँ पे छोड़ दिया। ये मेरा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्यों होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए मैं एक्सपेरिमेंट्स करूं। खैर, अगेन इट इज ओनली माय थियरी। तो सब फ्री वर्ल्ड है, अब सोचना चाहिए। अब अभी आजकल लोग बोल रहे हैं कि वो आज़ादी, भाई जब जेएनयू में बैठ के आज़ादी के नारे लग सकते हैं, अब जुमला है, बोल सकते हैं, बोलने को सबको सब आज़ादी है, तो अगर जैसे वो बोल रहे हैं वैसे हम बोल रही है, उसका मानना है कि हमको आज़ादी 2014 में मिली, ठीक है भाई, उसका जुमला है। It's a metaphor. It's a God knows whatever she has said, but people have been saying so many things. So, लेकिन free country में you may agree or not agree with 2014, but we did not get it in 1947 is a matter of cold fact. 50 के बाद भी कुछ उसमें कुछ क्वेश्चन है जो मैं मानता हूँ 50 में हम रिपब्लिक हो गए, मेरी पार्लियामेंट है, मैंने वोट देता हूँ, मैं यहाँ का, मेरी पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे प्रधानमंत्री सुप्रीम है यहाँ पे। बस मुझे सवालों का जवाब चाहिए कि आपने एसएलओ क्यों बिठा रखा था 68 तक, ट्रांसफर पावर के कागज आप क्यों देते, क्यों नहीं, कॉमनवेल्थ के रिकॉर्ड कहाँ गए, और आपके अंग्रेज कैसे बैठे थे आपके नेवी में और उसमें करके। और भी हैं इसके अलावा, 62 की लड़ाई हारे थे ना हम लोग, उसके बाद आर्मी पूरी हमारी डिफेंस डॉक्ट्रिन को रिस्ट्रक्चर किया गया, तो उन्होंने बुला लिया माउंटबेटन साहब को, आप चेक करो, सारे कागज उनके पास में रख दिए, साहब देखो क्या करते हैं। बाय द वे माउंटबेटन की बहुत अच्छी फोटो लगी है पार्लियामेंट हाउस में, उसमें राष्ट्रपति भवन के अंदर पोर्ट्रेट बहुत सुंदर लगा हुआ है। वो बीच में आया था, उसे खबर लगी कि जब वो जिंदे थे कि साहब इन्होंने हटा दिया है। वो आगे पूछा कहाँ है फोटो मेरी, उसने कहा जी हटाई नहीं है, अच्छी जगह और अच्छी जगह लगा दी है। तो माउंटबेटन साहब का तो तारीफ तो अपने प्रणब मुखर्जी या राष्ट्रपति करके गए हैं, ऐसा मैंने उनका एक लेक्चर सुना था, तो उन्होंने माउंटबेटन की तारीफ की। माउंटबेटन चीज और बताएं, माउंटबेटन डायरीज क्यों गायब है? उसमें सर आई थिंक जो आज मैंने पेपर में पढ़ा, बिकॉज वो डेविड लाउली करके जो हिस्टोरियन है, वो मुझे ट्विटर में मेरा दोस्त है, मैंने उससे कभी ऐसे बातचीत नहीं करी है, बट काफ़ी सारी डायरी उन्होंने पब्लिक कर दी है। वो उनकी बड़ी स्क्रिबल टाइप हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही। थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्या रहा है कि वो पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में है और पार्टीशन के बारे में, एंड मे बी देयर इज सम रेफरेंस टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि जब शादी उसी ने करवाई थी ना, और ये फिलिप की और इसकी, इनफैक्ट इनकी जो शादी हुई है हमारे हिसाब से वो शादी नहीं हो पाती, बिकॉज दे आर डिस्टेंट कजन। फिलिप जो मर गए, फिलिप और उनकी बीवी एलिजाबेथ, वो डिस्टेंट कजन थे, क्योंकि माउंटबेटन जो है उनका फिलिप का चाचा है, और माउंटबेटन ही एलिजाबेथ के फादर का भी कजन था। तो वो हमारे में वो पॉसिबल नहीं होगा उसमें से, लेकिन एनीहाउ उनका हो गया। तो उसका बेसिकली दर्जा राज परिवार में ससुर के टाइप, क्योंकि फिलिप के पिताजी नहीं रहे थे, तो माउंटबेटन की हैसियत राजघराने में वही है जो एक ससुर जी की है, और उसकी एलिजाबेथ उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती है उसकी। इनफैक्ट शादी करने के बाद वो मेरे ख्याल से हनीमून वगैरह माने भी उसी के विला में कहीं गए थे ये लोग, इसलिए उसको चार्ल्स बहुत मानता है उसको, जो फ्यूचर किंग है। इनफैक्ट बाय द वे हमारी अभी मीटिंग, मेरे ख्याल से मीटिंग हुई थी कॉमनवेल्थ की थोड़े दिन पहले, मुझे याद 2-3 साल पहले, मोदी जी भी वहाँ गए थे, तो कॉमनवेल्थ के सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब
आगे हमारे चार्ल्स साहब हमारे राजा होंगे, ऐसा कुछ मीडिया में आया था करके, बिकॉज आफ्टर द क्वीन गोज इट इज चार्ल्स हु विल टेक ओवर एंड ही विल बी द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ, एंड कॉमनवेल्थ का जो सिंबल है वो किंग मोनार्क ऑफ इंग्लैंड है, और हम लोग उसको, हमारा उससे वो कनेक्शन है करके। मुझे पर्सनली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, आई सी देयर लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन बीइंग इन कॉमनवेल्थ, लेकिन कम से कम भारतीयों को ये झूठ ना पड़ा जाए कि हमने उनको मार के भगा दिया, हमने किसी को मार के नहीं भगाया। आप करो अंग्रेजों की तारीफ, लेकिन कम से कम अलग अलग गोटियां मत सेको कि यहाँ पे यहाँ गोटी दे रहे हो कुछ, यहाँ गोटी कुछ और दे रहे हो। आप वही बात बोलो जो लंदन में बोलते हो, हमें कोई शर्म नहीं है, ठीक है भैया, हम जो असलियत है, हमारी मदर पार्लियामेंट है इंग्लैंड की, वहां से हमको उन्होंने एक्ट पास किया था। और ये हर जगह ये जो आप देखिए, आपने तो देखा होगा सर, हर जगह ये क्या बोलते हैं, इंडिया विन फ्रीडम, हमने वन कर लिया। अरे वन कहाँ पे है, सब जगह ग्रांट वर्ड यूज किया हुआ उन्होंने। विनिंग में और ग्रांट में कोई फर्क नहीं होता क्या? आपको फ्रीडम ग्रांट हुई थी, आपको इंग्लैंड के राजा ने ग्रांट की थी, आपको विन नहीं की थी आप लोगों ने, ग्रांट हुई है। विन करी है आपके ये अपने ये वियतनाम के लोगों ने, विन करी है तालिबान ने। जब विन करते हैं तो ठुड्डा मार के भगाते हैं लोगों को घर से बाहर आप लोग, जब ग्रांट मिलती है तो आप खड़े जाते हो वहाँ पे फेम में, और आपको फिर आपको एक्ट मिलता है और इंग्लैंड का राजा लिख के देगा आपको। तो ये बात पूरी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और मैं इसलिए बार बार ये बोल रहा हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का हैशटैग चेंज करो, डोमिनियन स्टेटस का महोत्सव है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, आप सेलिब्रेट करो। और इंग्लैंड को भी, हाई कमीशन को इंग्लैंड के बुलाओ यहाँ पे, और उनको साथ मिला के बोलो कि आप लोगों ने हमारे पे बड़ा एहसान कर, ये तो महात्मा गांधी के शब्द है कि आप अंग्रेज हमको छोड़ के जा रहे हैं, हम पे एहसान कर रहे हैं, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, आप इस बात को वो कीजिए। आप झूठ क्यों बोलते हो, आप लोग क्यों अब बदनाम कर रहे हैं आप अंग्रेजों को सुबह शाम, यहाँ पे यहाँ कुछ बोलते हो वहां कुछ बोलते हो। बिल्कुल, कम से कम जिन्होंने हमारे ऊपर इतने एहसान किए उनको एहसान किया, बदनाम तो नहीं उनको करना एपेट नहीं खींचा, उनको उनके हमारे जो 75th जब बनेगा अगले साल, उसमें आप इंग्लैंड के उनको बनाओ चीफ गेस्ट उनको, और गांधी जी ने जब बोला है वो पढ़ के सुनाओ कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं जाकर के। ऐसे थोड़ा चलेगा, बिल्कुल। एक तरफ में तुम क्योंकि आप चंद्रशेखर हमको आजाद की हमारे बात ऊपर करो, एहसान दूसरी कर तरफ रहे हैं, ये इसलिए बात कर। आप जिसको भी चाहेंगे उसको हम प्रधानमंत्री बना देंगे, जिसको भी आप चाहेंगे उसको हम मंत्री बना देंगे, आप जैसी कैबिनेट चाहेंगे वैसी हम बना देंगे, और आप जनरली जैसा चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे। हम आपके न केवल कृतज्ञ रहेंगे, हम आपके स्वामी भक्त भी रहेंगे, हम आपकी तरफ स्वामी भक्ति भी रखेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सर आप जो कह रहे हैं ना सर, ये बात 15 अगस्त के और 47 और ओडिशा से बिल्कुल ठीक थी। 15 अगस्त को प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये रिकॉर्ड पे है, उन्होंने माउंटबेटन को पब्लिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बाद में पार्लियामेंट बनी है उसमें ये बोला था कि प्लीज कन्वे अ मैसेज ऑफ लॉयल ग्रीटिंग्स फ्रॉम दिस हाउस। लॉयल ग्रीटिंग्स हम लोगों ने दी हैं इंग्लैंड के राजा को, जॉर्ज 6 को, राजेंद्र प्रसाद ने बोले हैं, ये शब्द बोले हैं, और ये रिकॉर्ड पर है, क्योंकि उनका अंग्रेज राजा का वो पढ़ा गया ना यहाँ पे, जब आपको ग्रांट हुई थी डोमिनियन स्टेटस, तो ये पढ़ा गया था वहां पे करके। तो ग्रांट को और विन को कंफ्यूज मत करो, विनिंग नहीं है कुछ, इसमें ग्रांट हुआ है। तो जो लोग हमें गाली दे रहे हैं, आप ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं कौन सा अंग्रेज के खिलाफ हूँ, मैं भी बड़ा प्रो ब्रिटिश हूँ यार, मैं भी फिश एंड चिप्स खाता हूँ जहाँ जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सारे बीटल्स के गाने सुनता हूँ, आई एम वेरी मच प्रो ब्रिटिश। बट ये तुम दोगली बातें मत करो। यहाँ जब आपको सूट करेगा तो गाली दी अंग्रेज को, अंग्रेज बड़े खराब थे, लुके चले गए, ये हो गए, और जब सूट नहीं किया वो तो हमको डोमिनियन स्टेटस दे गया, तो वो तो प्रोटोकॉल था। अरे ऐसे प्रोटोकॉल होता है क्या? चलिए अब इसी इशू को यहाँ पर हम ऑडियंस क्वेश्चंस पर ले जाते हैं, क्योंकि लोग बड़े शार्प क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं आज, और मुझे लगता है उन्हें बड़ा आनंद आएगा आपसे सवाल पूछने में, और आपको भी आएगा उनको उत्तर देने में। तो इसलिए कृपया इस वीडियो को शेयर कर लें, लाइक कर लें। सर आप एक सेकंड की मुझे परमिट करें सर, 2 मिनट में एक मैसेज मैं देना चाहता था कि मैं लेक्चर वगैरह बहुत देता हूँ, मैंने सारी दुनिया में लेक्चर दी हैं, अमेरिका में, यूरोप, इंग्लैंड में और सिंगापुर, भारत में IITs वगैरह में, और मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, मैं सुभाष बोस की डेथ के बारे में या फिर शास्त्री जी के बारे में बातचीत करता हूँ। ये कोविड की वजह से एकदम से सारा काम रुक गया। अब जब हम कोविड कंट्रोल में आ गया, ये मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, तो ये इंजेक्शन वगैरह बहुत अच्छा लग गया, तो मैं फिर से अवेलेबल हूँ, मेरा डिस्कशन, मेरा रिज्यूम हो गया, मैं अभी नागपुर में था, मैं फिर नागपुर में जा रहा हूँ, अभी आगे और जगह जाऊँगा। तो जो भी लोग देख रहे हैं, तो अगर वो चाहते हैं मेरे लेक्चर करवाना, तो मैं अवेलेबल हूँ, और मैं अच्छा लगे, क्योंकि ये जो टॉपिक मेरे साथ बोलने वाला है वो बहुत मुश्किल है समझाना बोल करके, तो मैं पावर पॉइंट में डॉक्यूमेंट दिखा के, इमेजेस दिखा के, वीडियो दिखा के समझाता हूँ, और मेरे आप गूगल सर्च कीजिए, लोगों को बड़ा आनंद आता है। अगर लोग इसको लॉस एंजलिस में बैठ के सुन सकते हैं 4 घंटे,
तो आप भी लाइन पे आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ, लेकिन फिलहाल मैं फॉरेन कंट्री नहीं जाऊंगा, लेकिन भारत में जो भी मुझे बुलाएगा मैं आऊँगा। तो ये थोड़ा सा मैसेज मुझे कन्वे करना था। जी 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 बिल्कुल। तो अनुज जी को आप जो भी बुलाना चाहें वो बुला सकते हैं। महेश मधुर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। Mitesh Patel ji, great to see Anuj sir. One question, sir. It's absolute now that no one can challenge our sovereignty. When this happened, then who did that? Security apparatus. This happened after 1976 when Section 2 of the Indian Independence Act was repealed. Over a period of time, things change. So सॉवरन तो हो ही गए। मैं तो मेरा मानना है कि सॉवरन नहीं है अभी, लेकिन सिचुएशन चेंज आ गई है। लेकिन कम से कम 62 की जैसे लड़ाई हम लोग हारे हैं, तो माउंटबेटन को साहब को बुलाया गया, ब्रिटिश चीफ ऑफ स्टाफ को बुलाया गया, हमारी पूरी सिक्योरिटी उन्होंने फिर से देखी। कारगिल की जब लड़ाई हुई थी तो कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी, तो उसी में उन्होंने उसमें ये लिखा हुआ है कि बड़ी अजीबोगरीब बात है कि हम लोग माउंटबेटन और लॉर्ड इसमे ने जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्ट्रिन बनाया था, आज तक हम उसी पे चलते आ रहे थे। तो हो सकता है आप जो सवाल पूछें उसका आंसर शायद हो सकता है कि कारगिल की लड़ाई के बाद से हम लोग काफी सिचुएशन कंट्रोल में हमारे आ गई हो। आई डू नॉट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन सिक्योरिटी, बट these are the things I can think of. Olahu Uber. Hi Anuj, apart from money invested in Gandhi business model from 75 years, what else is stopping the Modi government from releasing Netaji's files? तो आप इसको ओला उबर क्यों इसको एस्टिमेट क्यों कर रहे हो यार? मनी बहुत ज्यादा लगी है ना। इट्स अ ह्यूज मार्केट, इट्स अ बिग ब्रांड नेम नाउ लाइक कोका कोला, जो 70-80 साल से बिल्डअप हुआ है, पूरे वर्ल्ड ओवर में इसकी फ्रेंचाइजी खुल गई है, दुनिया भर का नाम हो गया, वो सारा कोलैप्स कर जाएगा। It by itself is a big problem, and then yes, there are multiple problems. And God forbid now, because you know that I support the so-called Gumnami Baba theory. Now, God forbid whatever he has said is true, even 10%. तो उन्होंने एलिगेशन लगाया ट्रांसफर पावर के बारे में, ही वाज नॉट विलिंग टू रिकॉग्नाइज इंडिया एज ए फ्री कंट्री। ये पूरा 99 ईयर्स वाली जो कंस्पिरेसी थ्योरी है वो उनसे स्टार्ट होती है। उन्होंने बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाए। फिर देन उनका ये क्लेम करना कि मैं इन्वॉल्व हूँ कवर्ट ऑपरेशंस में फॉरेन कंट्रीज में, ये सब चीज़ें होने के बाद में निकालना बहुत मुश्किल है। और एक प्रॉब्लम ये है कि आप गांधी जो एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया में और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, गांधी ब्रांड, उसको हटा करके आप किसका नाम डालेंगे? सुभाष बोस का नाम कभी अमेरिका यूरोप में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ही वाज ऑन द एक्सिस साइड इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो बड़े क्लियर है। एनीबॉडी हु वाज ऑन द एक्सिस साइड इज बेसिकली विलन फॉर देम। तो ये, और हमारे यहाँ पे ना हमारे और हमारा जो पूरा सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, सर बुरा ना माने, खासकर आईएफएस वालों का, वो लोग इसको सुनने को राजी नहीं है। बात उनका एक ही एजेंडा, भैया बच्चा सेटल करना अमेरिका यूरोप में। आपको मुझे देते हैं वो गोलियां कि साहब हम तो सार्क की कंट्री है, नॉन लैंड कंट्री है, हमारा दोस्त है क्यूबा, हमारे दोस्त अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन बच्चा मेरा जाएगा पढ़ने के लिए अमेरिका में, जिसको सुबह शाम आप गाली देते हो। तो ये लोग पूरा सिस्टम उसको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, वो नहीं चाहते, बिकॉज उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन तो मैं आपके सवाल का आंसर दूंगा कि ये गांधी ब्रांड अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो निकल के आ रही हैं। अगर गुमनामी बाबा की बोली गई बातें सच है तो बवाल मचेगा। जी, नेक्स्ट। शेख बेक, चोर चोर मौसेरे भाई। नेक्स्ट। Abhijit Sudhakar sir, this is sad state of affairs. Netaji was shown dead. Muthumalinga Thevar was reduced to caste leader, and Savarkar became coward, etc. वो नैरेटिव जब वो चेंज, जो अपना नैरेटिव उन्होंने फिट किया 47 में एकदम से, कि पहले सुभाष बोस का नाम लिया क्योंकि उसके नाम से लोगों ने पावर में ये लोग इलेक्शन जीते थे सन 46 का, और वहाँ के बोला माउंटबेटन की जगह फिर गांधी जी का नाम लेना शुरू कर दिया लोगों ने। अब उस नैरेटिव में वो ऑब्वियसली थेवर का नाम नहीं डालेंगे और किसी का नाम डालेंगे करके। सावरकर के बारे में एक पॉइंट है जो वो लोग बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग उसको जरा, क्योंकि मेरे को सावरकर जी के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन कम से कम ये बात वो आर्टिकुलेट कर सकते हैं जब उन पे एलिगेशन लगते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी। इनफैक्ट 1942 में जो आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको बाद में उन्होंने ऐसा प्रमोट किया, उसको अगस्त डिस्टर्बेंसेस वर्ड यूज़ किया गया उसके लिए बेसिकली। और जब ये बाद में उन्होंने इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से, बट बेसिकली इट वाज नोन एज अगस्त डिस्टर्बेंसेस, सरकारी फाइलों में उसका नाम ये जिक्र है। वो जब हुआ और गांधी जी का सब लोग अरेस्ट होकर चले गए,
उन्होंने खत्म होने के बाद, ये पूरा खत्म हो गया महीनों के अंदर, खत्म होने के बाद में महात्मा गांधी ने वॉइस रॉय को एक्सप्लेनेशंस भेजे हैं, अपोलोजिया उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया कि हम लोगों ने ये सारे दंगा फसाद हमने नहीं करवाया, उसमें आप लोगों ने लोगों को मजबूर किया और लोगों ने ये मैडनेस लोग, तो उन्होंने ये वर्ड यूज है कि ये लोग जो जितना दंगा फसाद हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के बीच में, उसकी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो बेसिकली ही वॉश हिज हैंड्स ऑफ द होल थिंग, इनफैक्ट द होल कांग्रेस डिड। तो उसको उन्होंने ब्रिटिश फाइल में उसको अपोलोजिया वर्ड यूज करते हैं लोग। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह कि आज बीजेपी वाले उसको आके प्रमोट कर रहे हैं कि 1942 से ही देश आजाद हो गया। पहली बात तो कोई प्रूफ नहीं है, कोई 42 में स्टार्ट हुआ, 43 में पूरा उसका पूरा केस खत्म हो गया। उसके बाद गांधी जी और बाकी सीनियर लीडर्स ने उसको डिसोन कर दिया उसको। वो जो अपोलोजिया की बात जो मैं कर रहा हूँ उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये कि सारा खेल थोड़ा सा और ऐड करूं, यस सर, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूं। आप तो कह रहे 43 तक, वो तो एक हफ्ते के अंदर अंदर कोलैप्स हो चुका था मूवमेंट। देयर वाज नथिंग लेफ्ट 1 वीक आफ्टर दिस। और थोड़े बहुत आइसोलेट इंसिडेंट जो भी हुए हैं वो रेवोल्यूशनरीज के कारण हुए हैं, वो अहिंसावादियों के कारण नहीं हुए सर। वो आसफ अली और जेपी और द रियल स्टार्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन आसफ अली तो अरुण आसफ अली तो लड़ी है, सॉरी अरुण आसफ अली तो लड़ी है गांधी से। और जेपी दूसरी चीज, हाँ। एक और बात बताऊं आपको, आप जो आपको सावरकर की बायोग्राफी उसमें मिल जाएगी। स्पेशली मैंने धनंजय कीर की बायोग्राफी में पढ़ी है और मैंने विक्रम संपत को भी पता है इसके बारे में। आई डोंट नो वेदर इज मेंशन्ड इट इन हिज बायोग्राफी और नॉट। तो ये जो सारा 1942 का जो ये नाटक हुआ अचानक, वो हुआ क्यों? वो सावरकर के कारण किया करना पड़ा इनको मजबूरी में। क्योंकि जब उस समय क्रिप्स मिशन आया था तो क्रिप्स मिशन ने जो डोमिनियन स्टेटस जो प्रपोज किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई फ्यूचर में कोई भी प्रोविंसेस जो चाहेंगी वो सेसीड हो सकती हैं, यानी यूनियन को छोड़ सकती हैं। तो इसको कांग्रेस ने पहले तो हिला वाला किया, फिर उसके बाद इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को भेजा गांधी जी ने अबुल कलाम आज़ाद के पास और नेहरू के पास, और इन लोगों ने CWC में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने उस सेसेशन के क्लॉज को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके प्रति कांग्रेस में स्वयं में विद्रोह आरंभ हुआ और सावरकर ने बड़े कर्रे आर्टिकल्स लिखने आरंभ किए इसके विरुद्ध। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस पर विरोध व्यक्त किया और फिर जब उसके बाद CWC के बाद जब इनका AICC का सेशन हुआ तो उसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक रेजोल्यूशन लाया, वो CWC रेजोल्यूशन के विरोध में, जो AICC में पास हो गया। फिर उसके बाद में जब पूछा गया गांधी से, नेहरू से, आज़ाद से कि इस रेजोल्यूशन के पास होने का क्या यही अर्थ है कि वो CWC का रेजोल्यूशन जो है वो कैंसिल हो गया? तो इन लोगों ने उत्तर दिया कदापि नहीं। इस चीज़ को सावरकर ने पकड़ लिया और उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक इनके विरोध में एक सपोर्ट ऑर्गेनाइज करना आरंभ किया। तो उस वक्त इनके हाथ पांव फूल गए और उससे बचने के लिए ये अचानक, क्योंकि आपको पता होगा कि 9 अगस्त का मूवमेंट जो था वो अचानक हुआ था, कोई तैयारी नहीं थी उसकी। उस अचानक होने के पीछे यह कारण था। उसके पीछे कारण सुभाष बोस का भी था, लेकिन वो कभी और समय पे बात करेंगे उस पे। हाँ, सुभाष बोस को वो ऐड ऑन बात बोली थी ऐसा कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो इन्होंने तब माने नहीं। फिर वो जर्मनी चले गए, जर्मनी से वो लोग बहुत बोल रहे थे, तो इनको लगा भैया हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और वो आदमी काम करता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो फटाफट ये कर दो। देन देयर वाज आल्सो फीलिंग कि जापान वाज विनिंग द वॉर, तो गांधी ने भी हल्का सा पलटा मारा उस टाइम पे रख करके। बट दिस इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर, तो मे बी सिंघानिया जी कह रहे यदि आचार्य चाणक्य ब्रिटिश टाइम पे होते तो सबसे पहले इस गांधी और नेहरू को असैसिनेट करा देते, देन सर सैयद, अल्लामा इकबाल और जिन्ना को मरवाते। अरे सर सैयद तो भाई 19वीं शताब्दी में ही मर गए थे, अल्लामा इकबाल भी 32 में चले गए थे। मैं एक ही इस पे बात बोल सकता हूँ जो अनरिलेटेड है, लेकिन सो कॉल्ड गुमनामी बाबा, उन्होंने पूछा कि आपको पता है, उन्होंने सवाल खुद पूछा रेटोरिकली कि आपको पता है भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इस देश का?
तो उसका आंसर दिया कि महर्षि चाणक्य कौटिल्य के बाद में 2000 साल तक उनके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ इस देश में। तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि महर्षि कौटिल्य एक बार पैदा हुए लेकिन दोबारा पैदा नहीं हुए। तो हम लोग, हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेशनल सिक्योरिटी की, हम लोग 2-2.5 साल जो हिस्ट्री है हमारी, कम से कम मौर्यन एम्पायर के वीक होने के बाद या गुप्तों के बाद में, हम लोग लगातार जो जिसका मन उठा उसने वो दर्रा क्रॉस किया, वो वहाँ से वो आपके पामीर के उस साइड से, और वो हमारे यहाँ घुस गया और हमको मार के चला गया। और वो इतना आसान भी नहीं है। आप इतिहास को ठीक से पढ़ें तो आप पाएंगे कि बहुत पिटाई की है उनकी, और रेजिस्टेंस हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत हीरो भी थे, साल लग गए जो काम उन्होंने लेकिन पर्शिया में होना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत कर लिया। हाँ, लेकिन अगर हम स्ट्रांग होते तो हमें इसकी नौबत भी नहीं आती। तो वो कि वो नेशनल सिक्योरिटी, और इसी पूरे इसी रीजन से अहिंसा का जो वायरस है इसको अपने घर से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि अहिंसा की वजह से हमारी सिविलाइजेशन पूरी बर्बाद हो गई थी। इनफैक्ट क्या कारण है कि जिस जगह को आजकल हम अफगानिस्तान कहते हैं या पाकिस्तान कहते हैं, वो लोग क्यों नहीं लड़ सके जब उन पे अटैक हुए। मोहम्मद गजनवी के वहाँ पे जो उसने हम पे अटैक किया है, उसके 100 साल पहले या हिंदू शाहियों का वहाँ पे किंगडम था वहाँ पे। उससे पहले वहाँ मोस्टली लोग बुद्धिस्ट थे, सब समय पे था, थोड़ा उससे जयपाल पहले, देव को उनके समकालीन थे। विशाल देव आपके पृथ्वीराज चौहान के दादा थे, उनका लेख यहाँ पे है दिल्ली में। मेरे को ऑब्जेक्शन किया जा रहा है डेस्क से कि कृपया विषय पर रहें। अंकित दादीच, सर आपसे बात होती है, सर आपसे बात होती है ना फोन पे, तो सारे टॉपिक इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं। मैंने कहा चलो संजय जी से बात करते तो पूरी की पूरी बातें करो, इसकी मौका है। अच्छा अंकित दादीच, क्या इंग्लैंड की क्वीन के मरने पर इंडिया के फ्लैग को हाफ मास्ट किया जाएगा? नहीं, वो तो वैसे भी प्रोटोकॉल है। वो तो आप क्वीन की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक सुनाता हूँ कहानी। आपका विंस्टन चर्चिल के बारे में सबको मालूम है, उसने कैसे गाली गलौज किया हमारे बारे में, खासकर वो हिंदुओं को जिस तरह से उसने बकवास करी है उसने। और ये बात नहीं ये पहले से लोगों को मालूम थी, वो कोई हमारा दोस्त नहीं था, ये सबको पता। उसने कभी ये बात को छुपाया नहीं है, वो खुल्लम खुल्ला हमको उसने गाली दिया जब से वो यहाँ एक्टिव था। उसकी 1965 में डेथ हुई है चर्चिल की। आज शशि थरूर साहब किताब लिखें, किताब बड़ी अच्छी उनकी, किताब में लिख के सारे उन्होंने अंग्रेजों के साथ नेगेटिव पॉइंट गिना। वो बोला कि चर्चिल जो था वो जैसा हिटलर की उसकी इमेज हमारे यहाँ पर है चर्चिल की। हम लोगों ने उसके झंडे झुका दिए, हम लोगों ने उसके खुतबे पढ़ने शुरू कर दिए, रोना पीटना शुरू कर दिया ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर। तो लोगों ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया कि यह आदमी कभी भारत के बारे में फेवरेबल नहीं था, और ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी नहीं है। अगर समझ में आता चलो प्रधानमंत्री तो आप उस कंट्री को इज्जत देते हैं, तो आप नीचा कर देंगे, शौक मनाएंगे, लेकिन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए आप लोगों ने कैसे ये नीचा कर दिया करके। तो इंग्लैंड की रानी तो खैर कॉमनवेल्थ की हेड है, हमको तो वो प्रोटोकॉल दिखाना पड़ेगा। हमें मास मर्डर स्टालिन तो हमने किया था ना, पार्लियामेंट बंद कर दी थी। चलिए सर, स्टालिन के बारे में तो ये कह सकते हैं कि हमको नहीं मालूम था, उसके कारनामे बाद में मालूम चले तो, लेकिन इसका तो मालूम था, चर्चिल का एटीट्यूड क्या था सबको मालूम था। नेक्स्ट, अभिषेक, मोदी जी स्वयं सरदार पटेल, गांधी और नरसिम्हा राव की भक्ति में लगे हैं। सारे कांग्रेसी, यह कैसा हिंदुत्व है? किसी हिंदुत्ववादी को इन्होंने गौरव नहीं दिया। गांधी जी का तो बड़ा सिंपल है कि गांधी जी का नाम तो वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है, वो तो फिर आपको सावरकर का नाम तो वहाँ प्रमोट होगा नहीं, तो वो तो फिर वो नहीं लेंगे उसका। तो ये नाम क्लिक करता है, चलता है, तो इसी का नाम ले रहे हैं। बाकी ये बिल्कुल जायज़ है कि वो बाकी 19% तो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, 5-6-7-8% पटेल का नाम लेते हैं, और बाकी सब बच्चे कुचों को 1% में निपटा देते हैं। चैतन्य, अनुज जी, can the British reclaim the Republic of India by saying we only transferred power, we can take it back? Though not possible. ये संजय सर बताएंगे, संजय सर अभी बताते हैं वो लीगल पॉवर। अब भाई उन्होंने अपनी सॉवरेंटी एक्सटिंग्विश कर दी है 1976 में, यानी 29 साल बाद उन्होंने एक्सटिंग्विश कर दी। ये कितना बड़ा उपकार किया उन्होंने। वननेस, इंडिया इज फ्री नॉट इंडियंस, बालकृष्ण मेनन, स्वामी चिन्मयानंद। आई एग्री entirely. स्वामी जो थे, एक अमेरिका में थे, सुभाष बोस के बारे में उन्होंने बातचीत की थी, मेरे को याद नहीं है उसके बारे। दो हैं, एक तो स्वामी चिन्मयानंद जी, एक जो थे वो साथ में वेट लिफ्टिंग भी किया करते थे, बहुत जबरदस्त साधु भी थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत थी उनके अंदर, तो 1000 किलो उठाते थे। स्वामी चिन्मयानंद चिन्मय मिशन वाले उनकी बात करें, ये चिन्मय मिशन वाले। ओके। सिम सिंगारिया, इंडिया ऑन 99 years of lease फ्रॉम ब्रिटिश, हाईलाइट प्लीज। भाई मैंने तो नहीं सुना,
अनुज जी मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट सुना है सिर्फ गुमनामी बाबा की कंस्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से, उन्होंने ये क्लेम किया था, बट ऑब्वियसली इसका कोई प्रूफ हमारे पास में नहीं है। हाँ, लेकिन ट्रांसफर प्रॉब्लम कुछ गड़बड़ है, कुछ हिडन क्लॉजेज हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो उसका है सरकार को ये बोलना पड़ेगा कि हिडन क्लॉजेज थी, आपने छुपाया क्यों, और क्या उसमें और क्लॉजेज हैं हिडन, मुझे नहीं मालूम। तो हम तो सबूत पे बात कर सकते हैं, सबूत नहीं है कोई इसका। वी वन फ्रीडम बाय पावर, अपराइजिंग इंडी फोर्सेस एटसेट्रा, मितेश पटेल। हाँ, वो तो ठीक है, करेक्ट बोला मित पटेल जी ने। अतुल शर्मा, वाई काशी कॉरिडोर मैनेजमेंट गिवन टू ब्रिटिश कंपनी ENY, अनरिलेटेड है। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है यार, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छा मैनेज करते हैं अर्नेस्ट यंग वाले, सारे इंडियन उसके अंदर। तो शिवानी, वाज देयर एनी डेडलाइन मेंशन इन द डोमिनियन स्टेटस? डेडलाइन ऑफ द काइंड, आई एम नॉट क्लियर ऑफ द क्वेश्चन। नहीं, डेडलाइन नहीं था, उन्होंने कहा था बाद में ये लोग चेंज कर लेंगे, अपने जो कर सकते हैं, बट ऐसा कोई डेडलाइन नहीं था। अभिजीत सुधाकर, एनी एविडेंस सावरकर met Bose and inspired him to lead INA? What happened to Rash Bihari Bose after 1947? Indian Army बंद इस कदम कदम बढ़ाया जा, बैंड इस कदम कदम बढ़ाया जा। राश बिहारी बोस की डेथ हो गई थी सन 45 में। उनके लड़के भी फौज में थे जापान की, वो खत्म हो गए। उनकी लड़की थी, और उनकी लड़की अभी मेरे ख्याल से थोड़े टाइम पे अगर थी, वो उनकी उम्र 100 साल के आसपास होगी, चली गई। वो कभी भारत से खुश नहीं थी। वो अस्थि भी लेकर नहीं है, उनकी अस्थि भी वहीं पड़ी है राश बिहारी बोस की। ना सावरकर, और मैंने बहुत स्टडी नहीं किया, लंबा थोड़ा हो जाएगा, लेकिन ये कि फिलहाल डायरेक्टली कोई एविडेंस नहीं है, अनलेस यू बिलीव इन गुमनामी बाबा, बट दैट इज नॉट अ प्रूवन केस। उन्होंने हिंट दिया था, his biographers have recorded it. नो सर, देयर इज नो प्रूफ। वो कहने की बात है, वो मीटिंग हुई थी, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। उनकी सीआईडी की रिपोर्ट, मैं लोगों से बोलता हूँ कि रिपोर्ट दिखाया, वो नहीं है। नेताजी मेट सावरकर, देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट इट। उनकी मीटिंग थी, बातचीत थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। 1941 में जब सुभाष बोस यहाँ देश से छोड़ के भाग गए थे, और किसी को नहीं मालूम था वो कहाँ पर है। उस टाइम उनको नहीं मालूम था कि जर्मनी पहुंच गए, पूरा सेंसरशिप लगा हुआ था, किसी को नहीं मालूम था। तो एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, मुंबई, उस जमाने मुंबई था, एक इंटरसेप्ट किया लेटर, जो नेताजी के टॉप मोस्ट 2 एड जो थे आपस में एक्सचेंज कर रहे थे। तो एक HV कामत थे, जो महाराष्ट्र के थे, मुंबई के थे, और कोई और था। HV कामत वाज अ फॉर्मर ICS ऑफिसर। इनफैक्ट पूरे सुभाष वाज द फर्स्ट ICS ऑफिसर टू हैव रिजाइंड। सेकंड वाज HV कामत, एंड कामत became a member of parliament. He was there in 47. उसने स्टार्टिंग से रगड़ा इनको, मतलब सुभाष बोस के नाम पे। He was a man who started the whole fire, and he was active until 1970s, जनता पार्टी के टाइम तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, बड़ा वेल नोन पर्सन था। HV कामत को चिट्ठी लिख रहे हैं ये दूसरे आदमी, और उसमें बोल रहे हैं कि सावरकर ने मैसेज कन्वे किया कि सुभाष बोस जहाँ पे भी है, वो आखिरी दम तक अपने देश के लिए लड़ाई करेगा। So the very fact Savarkar is saying such a good thing about Subhash Bose in 41, this is long after Netaji made a critical remark against Savarkar publicly, and this is being conveyed by one top aide of Subhash Bose to another top aide of Subhash Bose. It means they also hold him in high esteem. So there are some snippets, because मैंने स्टडी सावरकर पे नहीं किया। मेरी जो विक्रम जी से बातचीत, संपर्क से बात हुई है, वो अलग अलग बातों पर हुई है। चिरायु पंडित जो अभी को ऑथर हैं, जो अभी नई किताब आई है, उसको भी मेरे मित्र हैं, मैंने कभी उनसे डिटेल में बात नहीं किया। लेकिन वन थिंग इज क्लियर कि क्योंकि वो CID के रिकॉर्ड्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी क्या हुआ, बट डेफिनेटली देयर इज अ लिंकेजेस हियर एंड देयर, बट देन दैट इज समथिंग हैज टू बी लुक्ड इनटू लेटर ऑन। जी, मनीष जैन, अनुज जी, USSR ने नेताजी की सरकार को मान्यता दी थी, पर 1945 के बाद उनकी मदद क्यों नहीं की? USSR सरकार ने मान्यता दी थी, ये बात किसी रिसर्चर ने क्लेम किया, जो आई थिंक ही वाज अ फॉर्मर DG ऑफ द नेशनल आर्काइव। आई डू नॉट नो अबाउट दैट, अज्यूमिंग इट इज क्वाइट फाइन। नो, बट रूसी सरकार ने सुभाष बोस की मदद 41 में की थी। वो यहाँ से भाग के गए थे, अगर वो नहीं सपोर्ट करते तो वो मारे जाते अफगानिस्तान में। 45 के बाद में मदद नहीं की वो, बाय ऑल अकाउंट्स इंक्लूडिंग गुमनामी बाबा इशू एंड व्हाटएवर, ही वाज इन रशिया, ही वाज गिवन शेल्टर, सो दे हेल्प्ड हिम इवन बियॉन्ड 45। नेक्स्ट, नीनाक्षी सागर, मोदी का दिल भी टूट जाएगा ना सच बाहर आया तो, क्योंकि उनको दूसरा बापू बनना है। anyway, थोड़ा सा देश के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जरा नोबेल प्राइज का जरा गांधी जी को भी नहीं मिला। yes. तो जरा इसका ध्यान रखें जरा कि वो इतने कच्चे नहीं है वो गोरी चमड़ी वाले कि आपको नोबेल प्राइज टिका देंगे वो लोग। वो तो गांधी को नहीं दिया। पंडित जी का नाम सर 11 बार गया था, पता है आपको? नहीं मिला उनको। उन्होंने उसके लिए पूरा देश कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। अतुल बोगुणा, हेलो अनुज, संजय सर, ग्रीटिंग्स अनुज जी, आई हैव ऑर्डर्ड कॉर्न ड्रम
We'll tag Thank you you on very much. Twitter when I will get this my way to support you. Thank you very much. The Old School Project, Pranam sir. I suggest some books where we can learn true history about India. मैं तो अपनी बुक की बात करूंगा ना, कंडरम पढ़ो अभी अभी जो मैं बताया, उसमें बहुत मिल जाए, बहुत मसाला है ऐसा, 900 पन्ने की तरह बहुत मसाला उसके अंदर। वो है, मैं तो उसको बार बार उठाता हूँ, रख देता हूँ, मैं हिम्मत बड़ी टूट माफी जाती चाहता हूँ, मेरा प्रॉब्लम ये हो गया ना, मैं विक्रम संपत जी मेरे मित्र हैं, मैं उनकी किताब नहीं पढ़ पाया सर, मेरे को टाइम, मैं आपकी भी नहीं पढ़ पाया, मैं बिल्कुल ही फोकस हो रखा हूँ अभी, मेरे को टाइम ही नहीं है इतने इतने है। करने का कि मैं तो करो मेरी किताब पढ़ो और उसमें कुछ मिल जाएगा आपको। पोपट मोहम्मद, जानी चरखे से कपड़ा मिलता है, आज़ादी नहीं। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा डायलॉग है, इसको राजकुमार हम जी याद का। रखेंगे। मैं डेस्क से कहूँगा भाई इसको जरा नोट कर ले, इसको चलाएंगे हम, मीम बना के चलाएंगे इसका। शिवानी, कीप रोरिंग अनुज जी, कीप ग्रोइंग जेडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, निशित माथुर, अनुज जी, भगत सिंह जी की फांसी रोकने के लिए गांधी जी ने क्या किया? सुभाष बोस जी का कुछ सोचना था इस मुद्दे पर? सुभाष बोस ने पब्लिकली क्रिटिसाइज किया महात्मा गांधी को, सुभाष बोस पूरे फेवर में था, इनफैक्ट वहाँ पे वो भगत सिंह की, मैं वहाँ किसने वो हड़ताल की थी जो मर गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा फ्रीडम फाइटर का नाम, उसी जेल में थे, बंगाल के थे, तो उनकी डेड बॉडी को लेने सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष बोस वाज कंप्लीटली ऑन दैट साइड, और तो वो सुभाष बोस वाज प्रो भगत सिंह इन दैट सेंस, और उन्होंने बाद में स्टेटमेंट दिए कि पंजाब को बहुत भगत सिंह पैदा करने पड़ेंगे इस देश की आज़ादी को आगे जाने के लिए। आर वी अ फ्री कंट्री सर? टुडे वी आर, टुडे वी आर फ्री, ये नॉट, वो पुरानी बात है। yes, but only technically, mentally we are still colonized. Harshad Malve, one technical question: why document that was signed was called transfer of power? Why not transfer of sovereignty? Transfer of power and sovereignty. Please read the act. It mentions clearly the sovereignty will remain with His Majesty. हर्षद मालवे, एक गलती जो इन्होंने की ये थी, इन्होंने सत्यमेव जयते को नेशनल मोटो तय किया। इन्हें क्या लगा भारतीय लोग इतने मूर्ख हैं, सच्चाई एक न एक दिन बाहर आती ही है। मेरे को इस बात का डर लग रहा है कि जितना ये सुबह शाम प्रचार कर रहे हैं कि देश के युवाओं को गांधी के रास्ते पे चलना चाहिए, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऑलरेडी देश में फौज में अफसर लोग की बहुत कमी है, लोग फौज में नहीं जा रहे हैं, ये लोग पूरा बंद करवाएंगे हमारा फौज, लगता है ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं। अभिषेक जी, अनुज जी से असहमत है। चाणक्य के बाद भी मराठों का गौरवशाली इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास है। महाराजा रंजीत सिंह थे, ये था जमकर खांडा बजा है सर। अभिषेक जी, मैंने वो गुमनामी बाबा को कोट किया था, तो उन्होंने भी शिवाजी महाराज की बहुत तारीफ करी है उन्होंने करके, तो उसमें मेंशन किया कि मैं 3 चीज़ों को फॉलो करता हूँ लाइफ में, मेरे 3 आइडियल हैं। उन्होंने भीष्म पितामह को बोला, एंड उन्होंने शिवाजी महाराज का, और शकुनी को वो डिप्लोमेट मानते थे बहुत ज़बरदस्त, बोला ये मेरी लाइफ के 3 आइडियल्स हैं, इनको फॉलो करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने और को काउंट नहीं किया, उन्होंने हर एक की तारीफ की, उन्होंने वो तोमर राजाओं का नाम उसने लिया, सबका नाम लिया, लेकिन शायद वो जिस कैटेगरी में उन्होंने कौटिल्य को रखा था वो शायद उस कैटेगरी में उन्होंने किसी और को नहीं रखा, लेकिन यस यू आर करेक्ट। Nishikant Reddy, why didn't our great freedom fighters allow these fools to take leadership? Why did actually he's asking? Don't you think inaction of good leaders against these traitors was a failure? If it is in the Nishkant is in context of the Gumnami Baba thing, then the problem is the circumstances. And he alone person cannot do anything. And Second World War का background, war crimes के charges लगे हुए हैं, देश के हालात, the way the condition of Indian country was in a difficult position actually. It's the circumstances actually which sometimes make people do something or not do something. Circumstances you have to blame. It's not, even if you may be you may have all the caliber, but then what you do, the circumstances not favorable. पुनीत साहब, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की शर्तें क्या हैं? इन शर्तों को क्या किसी स्वतंत्र देश की आम जनता को जानना नहीं चाहिए? सरकार इसे सार्वजनिक क्यों नहीं करती? ये तो हम पूछ रहे हैं, यही चीज तो हम पूछ रहे हैं। होना चाहिए कि हमें पता ही नहीं क्या है, जो थोड़े स्निपेट निकल के आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि कुछ इसमें घोटाला बड़ा जबरदस्त। नेक्स्ट, Sim Singhania, while Hindu elaborates his arguments, Muslim sharpens his sword. Churchill, mistake still continues by Hindus. हिंदू के शत्रु धरती छोड़ो, माइंड रिक्वायर्ड। चर्चिल बोलते बहुत अच्छा था, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। Not in the context, I mean, he is very good speaker. He was a
वैसे आप सभी लोगों को जानकारी दे दूं कि श्री शिव भारत जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन कवींद्र परमानंद की उनकी संस्कृत में लिखी हुई जीवनी है और जिसका 1927 में जाकर 250 साल बाद मराठी में अनुवाद किया गया, पहली बार हम उसका अब हिंदी अनुवाद उपलब्ध करा रहे हैं। वो पूर्ण हो चुका है, अरे बढ़िया, और 1-2 दिन में पूर्ण हो चुका है। हम सिर्फ मुहूर्त निकलवा रहे हैं, किस मुहूर्त में उसको हम उसका PDF बना के और अपनी वेबसाइट पे डालें। तो उसमें आप शिवाजी महाराज की जो एक प्रामाणिक जीवनी उनकी समकालीन की लिखी हुई है, वो आप हिंदी में भी पढ़ पाएंगे। सर एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड कर दूं कि सुभाष बोस के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो थे INA में, वो जनरल JK भोसले थे, चीफ ऑफ स्टाफ। तो वो शिवाजी महाराज के डिसेंडेंट थे, वो डायरेक्ट रॉयल फैमिली के थे। तो दिस इज टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड। Vinay, from your book CIA Ion S South Asia, can you share an example of influencers or leaders who were compromised which nation said no? उसमें एक ही शो हाईलाइट किया, वो कभी हम बाद में करेंगे डिस्कस, पूरा बहुत लंबा चौड़ा है। वो ये है कि वो आपका 71 की जब वॉर हुई थी, उसमें हमारा कोई कैबिनेट के अंदर से कोई जासूस था और वो सप्लाई कर रहा था CIA को इन्फॉर्मेशन, और सारी अमेरिकन जो पॉलिसी जो है उसके बेसिस पे हुई थी, उसके हिसाब से उन्होंने इंटरवीन किया अमेरिकन्स ने। और जिसको आप विजय दिवस कहते हैं, वो बेसिकली हमारे को अमेरिकन्स ने रशियंस के थ्रू फोर्स करके हमको एडमिट किया। अदरवाइज हमारी पूरा इंटेंशन था कि हम लोग ईस्ट पाकिस्तान के बाद हम लोग वेस्ट पाकिस्तान में जाके उनका बैंड बजाएं। So that is a big thing, but that requires a full-fledged discussion in one of these days, not today. Unless had Netaji appreciated Savarkar ji to have come up with the apology letter to come out of Kalapani. This apology thing it's a complete red herring. It's not a damned apology. Come on. No, despite the apology, Subhash met Savarkar. He was in touch with him. It wasn't an apology at all. It is a standard format of what is called a clemency petition. That was the standard format. It is like a bail application. You are entitled to bail. Similarly, under the Prisons Act 1891, Savarkar and every other prisoner, especially political prisoner, was entitled to clemency. इसमें ऐसी क्या बात हो गई? आप कहेंगे साहब अरे वो गिरफ्तार हुए थे और उन्होंने कोई आंदोलन किया था, उसमें गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने बेल के लिए अप्लाई कर दिया। वाह भाई वाह, इस तरह की मूर्खता की बात है वो अपॉलॉजी लेटर। अपॉलॉजी लेटर कल हमने किया था ना आप परसों प्रखर जी के साथ में, सुन लीजिए ना अपॉलॉजी क्या होती है। वो नेहरू जी जब नाभा जेल में 12 दिन के लिए बंद हुए थे, तो उनके पिताजी ने अपॉलॉजी जो लिख के दी थी, वो होती है अपॉलॉजी, जिसके लिए उनकी सजा माफ कर दी गई थी। जिस दिन उनका कन्विक्शन हुआ उसी दिन उनकी सजा माफ हुई। कैसे? वो होती है अपॉलॉजी। सर इसका तो इनके बारे में ऐसे अपशप उनके बारे में बोलना, मतलब ठीक है आप डिसएग्री करें, वो अलग कहानी है, डिसएग्री करें और बात निकालें, लेकिन जिस तरह की भाषा इस्तेमाल में की जा रही है वो अच्छी नहीं है। कोई आदमी देश के लिए इतना ज़बरदस्त उसको इतना अत्याचार झेलना पड़ा कि उनको नंगा लटका करके उनको सेल में उनको वहीं टॉयलेट करें, वहीं पेशाब करें, मारपीट कर, उनको तो क्लास 1 फैसिलिटी नहीं मिली। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं दुनिया भर के लोगों से मिलता रहता हूँ, मुझे कई लोग गांधी जी ने जो अपॉलॉजीज लिखी हैं अंग्रेजों को 1942 के बाद, उसके बारे में क्या? अब हम लोग क्या भगत सिंह को क्या बोल के क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो कम्युनिस्ट थे? अब जिसने देश के लिए जो वीरगति को प्राप्त हो रहा है उसकी हम तारीफ ही करेंगे, चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे कोई मुसलमान हो, कोई भी, उसमें कोई वो नहीं आता। कम्युनिस्ट क्या मतलब? उनके उसमें से कार्ल मार्क्स की डास कैपिटल मिली, वो तो मेरे घर में भी रखी हुई है, फिर मैं कम्युनिस्ट हो गया? सर वो उस टाइम पे कुछ माहौल और था, मतलब उसको मतलब एक लोग को पता था नहीं, वो एक अलग टाइम था, तो एक उसको आज के जमाने से देखना बड़ा अजीब। कम्युनिस्टों ने नहीं पढ़ी डास कैपिटल? मैंने पढ़ी है। हाँ मैंने भी 1-2 पढ़ी है सर, मैंने रखी है कुछ बातें, 2-4 तो ठीक उसने लिखी है उसमें, लेकिन मुझे भारत से कम्युनिस्टों से प्रॉब्लम है एक्चुअली कि they are against national security, national interest. That is a problem with them. Always. Ajay Mehta was Muslim League's Lahore Resolution of 1940, a separate state of Muslims sponsored by Britishers in concurrence with Congress. I don't think so. Not to my limited knowledge. I don't think so. इसके बारे में आप अभी मेरा एक डिस्कशन हुआ है 2-3 दिन पहले, वो देख लें आप, मैंने डिटेल में किया, मेरी किताब में भी काफ़ी डिटेल में। Vijit Sudhakar, what is the status of SCB in INA in Indian Army today? No status. I mean, they are not. They don't. People are. 2-4 अफसर बोलते हैं कि nobody take them seriously. जतिन दास, वो जतिन दास की भूख हड़ताल, जो मैं नाम भूल गया, जतिन दास जो भगत सिंह के साथ में थे,
जब उनकी डेड बॉडी को लेके कलकत्ता में लाया गया, सुभाष बोस वाज द वन हु रिसीव्ड दैट बॉडी. सो दैट इज द लिंकेजेस एंड हाउ सुभाष बोस इज सपोर्टिंग भगत सिंह एटसेट्रा. Right. हाँ, ये ही इज करेक्ट. Praveen परवीन Pase. जी लिखा ठीक है. Yes, yes, yes. Adventure Time, only Republic 2.0 can now be considered as true independence. Congress Raj was also foreign rule. अब अर्नब जी मुझे अपना दोस्त बोलते तो मैं तो अर्नब, हम तो पूरे अर्नब के साथ में. देवनिक, धर्म हिंसा तथैव च. वी फॉरगॉट द सेकंड पार्ट. वैसे आपको ये बता दूं कि धर्म हिंसा तथैव च जो है ये किसी शास्त्र में नहीं आया है, ये स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा है, लेकिन वो स्वयं में अपने एक उनकी एक हस्ती थी, इसलिए जो वो कहते हैं उसे भी हमें एक धर्म के प्रति एक आप ये कह सकते हैं कि हमें राह दिखाने वाला एक मानना चाहिए. मल्यवेन भट्टाचार्य, question for Anuj sir. Gumnami Baba was critical of the Congress establishment, then did some intelligence officer come across some files related to the partition plan as well as regarding dividing Kashmir between India and Pakistan? As I understand, the question is, when Gumnami Baba is critical of government of India and Gandhi family, especially Nehru, why did he cooperate with the government of India in 71 war and so on and so forth? That was the idea. In fact, I asked somebody, why did he support them in 71 war, as he claimed? Whether it's right or wrong is a different ballgame. So I was told, no, he didn't support them, he was supporting his country. So there was some understanding, dealing. It's a very complex matter because life is complex even for people like us, individuals. Here you're talking about a very extraordinary person caught up in a very extraordinary circumstances in a very different country, different time. So there were things, which एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. इनफैक्ट मुझे मालूम चला थोड़ा सा डीक्लासिफिकेशन के पढ़ते पढ़ते. It is very common, sir, you can tell better about it. Maybe one of these days we should discuss about the official secrecy, कैसे फाइलें छिपाई जाती हैं. होता क्या है कि सरकारी फाइलों के अंदर भी कई बार अलग अलग नैरेटिव छिपे जाते हैं. So there may be one file, for example, there was a case of Raoul Wallenberg who was captured by Russians and he was killed there. So there was a file which was saying, and it was the highest level, Stalin भी है decision कर रहा है कि that we have no knowledge about this man. And actually there were files other than that in which they knew he was there, he was killed in Russia. So it is also possible sometimes कि गवर्नमेंट के नैरेटिव में भी डबल फ्लोट किया जाए. और वो नीड टू नो प्रिंसिपल काम करता है कि इट इज़ पॉसिबल कि लोअर लेवल पे लोगों को नहीं पता, हमें पता होता है. हम लोग जब मोदी जी से मिल रहे थे, जब नेताजी का फाइल निकलने की बात हुई 2015 में करके, तो राजनाथ सिंह जी थे, मोदी जी थे, उनके घर की बात में कर रहा हूँ, सुषमा जी थी, हमें से किसी ने पूछा उनसे, उनके हम लॉन्च में थे, वो पंचवटी के सामने जो जहाँ प्रधानमंत्री गेस्ट से मिलते हैं, उनसे पूछा कि वो RTI डाला है, वो प्रधानमंत्री ऑफिस कह रहा फाइलें नहीं है. तो मोदी जी हंस रहे थे. क्या है इसका मतलब, उसको नहीं पता वो RTI वाले बच्चे जो लिख रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी, उसकी क्या, उसकी इतनी हैसियत नहीं है जानने के लिए. मनीष जैन, अनुज जी, संजय सर, आप दोनों मिलकर लिखिए, मजा आएगा. मैं संजय जी मुझे बुला करके मैं उसी में बड़ा खुश हूँ. वही संजय जी का आशीर्वाद मुझे मिल जाए, उसी में. बाकी संजय जी से मुझे थोड़ा मिलता रहता है, मैं उनसे बातचीत करता तो थोड़ा सा मुझे, और क्योंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, बड़े हैं और इन्होंने सिविल सर्विस में बहुत टाइम बिताया, तो उनकी एक्सपर्टीज से थोड़ा मुझे ज्ञान मिलता रहता है. और भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो तो खैर जो बोलते हैं वो देखता ही हूँ, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो भी मिलता रहता है. शिवानी would love to hear Anuj ji often on JD platform. Definitely you will hear him quite often. Next. Oneness, thank you for your clarification on Savarkar ji's clemency petition cited as apology letter. Welcome. Malyabain Bhattacharya, question: did the British force the then government not to enhance military strength, fearing India totally going towards the Russian camp? This is a very good question. The problem, sir, this is there was actually fear. The Russians, let me give an answer by giving you one, because this is a very complex matter. Even I cannot collect my thoughts and tell you what exactly happened, but let me give you one example. Just 2 minutes, very interesting. In 1946, in the month of July, Louis Fisher, American journalist, he won a Pulitzer Award. He came to meet Mahatma Gandhi, not in dispute. Now, he was somebody who was, taking Gandhiji's message to the American establishment, so on and so forth. And he was, in a sense, he knew everybody, he knew Subhash Bose, etc. Now, Louis Fisher met Mahatma Gandhi. He went. No, nobody knows what happened afterwards. But long after Fisher was dead, in 1990s, his papers was donated to, Princeton University in America by his family, whatever. And from there, it tumbles out a letter. Now, it so happened that in July 1946, when Fisher had met Mahatma Gandhi and when Netaji had been dead for almost a year, after the meeting, Gandhiji conveyed Fisher certain points.
And this was written in a letter written by Gandhiji's secretary, Khurshid Bain Nauroji, who was otherwise Nauroji's granddaughter also, but she was Gandhiji's secretary. So, writing on behalf of Mahatma Gandhi, she's writing to Louis Fisher. The letter has been recovered from Princeton University. She's writing that Mahatma Gandhi is fully aware the situation in the Indian army is no longer what it used to be in First World War. Now they are pro-revolution and they are pro-Russians. Then she writes, if Subhash Bose comes back with Russian help, there is nothing Gandhiji can do to reason with the country. There were rumors in those days that Netaji was probably going to make a comeback from Russia and he's probably raising an army in Russia. So there is a line of thinking which says that one of the reasons, undisclosed reason why British left India in a jiffy. So there was a threat they were facing from the Russian side, and they knew Subhash was there, and they were probably wondering something was going wrong in that direction as well. And Gandhiji himself, in that sense, conveyed the same line, and which unfortunately came to light long after he was dead. If Subhash comes back from Russia, there's nothing Gandhiji can do to reason with the country. This is being written almost a year after Subhash Bose's death. That means Gandhiji knew he was alive. Gandhiji knew he was in Russia. Shankar Kumar Chatterjee, what prevents the Modi government from admitting that Bhagwan Ji was India's liberator, Netaji, despite evidence staring at us in the face? Well, Dr. Shankar, he knows me, my friend. So Dr. Shankar, you know very well the reason. The reasons are very complex, but the basic reason that we have been, giving to the world is that, you bring out the Netaji issue, Bhagwan Ji Yog, Subhash Chandra Bose, Gumnami Baba issue, it will occupy the entire space. And people of country would come to know, among other things, India became free because of this man and he had to suffer like this. And instead of this man, another Mahatma was put in the highest pedestal, which truly belonged to this man. But the problem, the establishment, the ruling elite, the people whose bodies are brown but inside is white, they are, everything they do, it has to be Western view has to be there somewhere. So they cannot replace Gandhi with Subhash Bose. For them, Gandhi is a fair bet, best bet, because Gandhi's name sells in Western countries. So the moment you revive Netaji, automatically the whole national narrative, the official narrative government of India will collapse, and they will not know how to put the Netaji's narrative that space which they have been given to the Gandhi narrative. So this is a war of narrative, and Netaji narrative. It will happen only if taking Gandhi's name starts losing them votes. Then it will happen. Yes, and that is something only people of this country can accomplish. Governments cannot. Yes. Joydeep Mandal, is RSS beneficial for Hindus as RSS is busy getting recognition from left? Anyway, not today's topic, Joydeep. If we venture into this, it will go totally off tangent, and then I'll start speaking for half an hour. Adventure time. God told Netaji that this is not the right time to act. Right time will come next century, like Swami Vivekananda said earlier. So he became a sadhu. Well, everybody can run one's imagination. I have my friend Chandrachud Ghosh is the right person to talk about all these things, and he knows so much. So maybe a time will come, we'll talk about all these things. Yeah. Let's bring him on also. मनीष सर, वर्तमान सरकार ही नहीं चाहती कि नेहरू का सच जनता को मालूम पड़े, क्योंकि ये खुद नेहरू से भी बड़े नेहरूवादी है, हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है. अरे भाई, नेहरू से ये नेहरू का एडवांटेज उठाते हैं. सर प्रॉब्लम ये होगा, नेहरू गांधी ब्रांड मिल गया आपस में, तो प्रॉब्लम है कि वो पेड़ की शाखाएं करके, तो ये गांधी को टच नहीं करना चाहते. बीजेपी इज वेरी क्लियर कि दे आर इग्नोरिंग पंडित जी, बट दे आर मेकिंग गॉड आउट ऑफ महात्मा गांधी. ऐसा तो डर लग रहा है कि ये तो जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं, ये तो महात्मा गांधी को विष्णु का अवतार डिक्लेयर कर देंगे आने वाले कुछ सालों में. बड़ा घबराहट होती है सुन देख करके, चिंता हो गई. राकेश औरी, Beyond recently reported that UK government has spent over £600,000 in legal bills to restrict access to diaries and letters of the two Mountbattens. We discussed this. Yes. I think you probably joined late, so you did maybe not. Maybe there is some reference to the England Queen that was it, because how would know, because so it is sensational. It is like sensitive issue. राकेश औरी, कंगना तो बहुत ही नॉटी है. एक ही वाक्य ने पता नहीं कितने लोगों की में आग लगा दी. देखिए फिल्म एक्टर्स जो है बहुत पावर होती है उनमें, और ये और लोगों को ताकत दे उनको बोले. राकेश औरी जी ने भी बहुत नॉटी शब्दों में लिखा है. Nishikant Reddy, do you think if Godse would have taken the step 10 years before, India would have been in a much better place? No comment.
purely speculative. Devendra Godara, how both possible British influence and Soviet subversion in India at the same time? How both possible British influence and no same time. Hope all the countries in the world, they keep on fiddling in other countries. We also do it. We are also not running country according to whatever Gandhiji said. Na? We fiddling everywhere. So it happens all the time. Even in fact, one of the things people are not aware of, the Germans are Germany and Japan, especially Germany. People keep blaming Hitler and all that. Germany had a standing policy to support India in one way or the other, right from First World War, when there was no Hitler. The Foreign Office was supporting India because it served the national interest to keep on, because they were against the British in one way or the other. So these are standard things. We also support different countries in different parts of the world. So Germans are supporting us. Praveen Satpathy, India has allowed for independence because of World War II due to economical angle, both plus more. World War II brought the economical problem, and the only leader who said you must exploit World War II is Subhash Chandra Bose. Otherwise, Gandhiji and entire Congress leaders said we are with the Britain in the hour of the danger. It is Subhash Bose who said exploit Second World War, and it is Second World War and linked to its economical angle caused the whole thing to collapse. Well, I haven't seen bigger fools. First, they resign the ministries, then they say they will support, and then they go and launch an agitation. I don't know what brilliance they had in their head. So, P.S. Sajay ji, please do more sessions with Anuj sir. ठीक है सर. अनुज जी के ऊपर डिपेंड करेगा टाइम पे उनके. Ravi Saurabh, is it true JFK was not happy with Nehru when the latter visited US? Why so? It is not connected, but I have heard about it. Now, of course, one reason that Panditji was looking at his wife all the time. Now, the second thing was that Panditji was not very clear. So that is one problem. तो वाइफ वाला प्रॉब्लम था ना. मैं सर आपको मैं एक बार मुझे एक बुजुर्ग मुझसे बहस पे उतर आया. वो मुझे बोल रहे कि आपका टाइम बड़ा खराब चल रहा है. ये बात है जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे. मैंने कहा आप कैसी बातें बेहुदी बातें कर रहे हो. आप तो हमें तो कितना शरीफ आदमी हमारा प्रधानमंत्री बना. आप लोग के जमाने में दूसरे लोग तो अपनी बीवियों को लेकर नहीं आते थे हमारे कंट्री में. और कमाल की बात है, इतने बेशरम किस्म के लोग हैं हमारे देश में. वो पंडित जी और एडविना के बीच में जो लिंकअप हुआ है उसको बोल रहे हैं कि उनका लव अफेयर हुआ था. ये वर्ड कई वो लोग एडमिट कर रहे हैं जो अरविंद की साइड में. ओ भैया, मेरे लव अफेयर जो होता है सिंगल्स के बीच में होता है. दूसरे की बीवी को लाइन मारने को एडल्ट्री कहा जाता है. समझ गए? When Mahatma Gandhi had a fling with the niece of Mountbatten was a cuck. उसका सर वो पीडियोफिलिया का चक्कर, पीडियोफिल था मेरे ख्याल से. उसके बारे में ये कहानी निकल के आ रही है. ये तो अच्छा आपने आपको 12 बजे रखा तो हम ऐसी बातें खुल के कर सकते हैं. नहीं तो ये बच्चों को दिन के टाइम में सुनने में तो बड़ी अजीब बातें लगेगी. बड़ा खतरनाक टॉपिक है वो. लव खोकर, किसी दिन उसके ऊपर भी डिटेल में बात कर लेंगे. Love Khokhar, name few authors book from French or Russian or German historians who wrote their perspective about events and developments happening in India since 1940. मुझे इतना नहीं पढ़ता लिखता जी मैं इतना तो. Next. General Manekshaw proudly fought Netaji, did not make efforts for Indian POWs, treated 90k devils like poor kids. His attitude seems like a colonial master, maybe another false hero of modern India. Looking at whatever Gumnami Baba has said and other things, there's something more to it. Because Gumnami Baba claimed to have been in touch with Manekshaw from 1968 onwards. So there's different ballgame. And people also changed at times. So I will not say that each and everybody in the armed forces was a traitor in that sense. Aisa nahi, situation time. And people also change. They turn over a new leaf. If fighting World War II was a parameter for getting UNSC seat, then our soldiers did fight for Brits and it. India thoroughly deserved. India was offered. No. दूसरा आपके no. वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने अंग्रेज जो लड़ने गए थे अपनी कंट्री को लड़ने गए थे. आप लोग को तो भाड़े के टट्टू थे. वो तो पैसे के लिए लड़ने गए थे. वो कौन सी कंट्री के लिए गए थे वहाँ पे? You cannot compare Indians. There's a lot of people complaining that there was a movie made about some big event in Second World War. There were Indian soldiers also. No, Americans. My point is, even otherwise, India was offered, but it declined in favor of China. No, of course, we don't deserve it because we are devoted to peace. हमने यूनाइटेड नेशन में पब्लिकली बोला कि हम लोग तो शांति दुनिया लाना चाहते हैं. जिस देश का उद्देश्य है, जहाँ के नेताओं ने ये बात को हजार रिपीट किया है कि हमारा जो टोटल एम है वो मैनकाइंड को पीस लेके आना है. हम लोग तो शांति के पुजारी हैं. हम क्या करेंगे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के? ये जरूर भूल जाते हैं कि you cannot have peace without war.
Harshvardhan Gupta, sir, please highlight the meeting of Shastri ji and Netaji. Keep continuing your सर इसका मैं good job. आंसर संजय जी ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब मिक्स कर रहे हैं आप। एक मेरी किताब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के ऊपर है, एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम द ओनली पर्सन हु टॉक्स अबाउट इट, सो मे बी वी कैन डू द सेशन, ये सेशन में वो क्वेश्चन टैकल हो जाएगा। Okay. Avinash Sawant, simple question. Why all great leaders were killed by Britishers but not Nehru and Gandhi, who used claiming rescuing freedom fighters illegally? The answer is given here. In fact, if that is a question, because I've heard the claims about people getting killed, like Chitanjan Das, there was a dispute. He was poisoned. He did not die natural death. But then the answer you have, if that is true, you have given the answer in the question itself. That's a loaded question. One is surprising that Bengal is now seen to be dumping Netaji and lifting Gandhi on their shoulders. Not from now, for the past 100 years. Abhishek Lal Charan, Brits made a galoot of his Indians by inserting the Congress in our political system and looting trillions from our PSU banks by using like of Vijay Mallya, Nirav Modi, etc., who will almost always end up in UK or Virgin अरे Islands. इनसे बहुत पहले वो, आप मल्ल्या की बात हो, धर्मा तेजा वगैरह इन सबका बाप था वो पहले, वो सर को पता होगा उसके बारे में, धर्मा तेजा। ये comes in the शास्त्री केस, एंड एक्चुअली ये तो मल्ल्या शल्या बच्चे उसके सामने उसके सब। धर्मा तेजा का बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। धर्मा तेजा की पहली बीवी थी उसकी, वो अमेरिकन थी, कोई जूइश, शी डाइड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सेकंड वाइफ मिली, वो सेकंड वाइफ को लेकर के वो पंडित जी शाम को वो अपने 3 मूर्ति में वो पार्टीज किया करते थे बड़ी, तो ये लोग वहां जाके पार्टी वार्टी में यूज्ड टू हैंग अराउंड देयर, तो कुछ उसमें है दो की बातें। अब तो बात ही क्या है, पंडित जी की तो बात ही। शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो मिलने का टाइम लिया उन्होंने, धर्मा तेजा ने। वो मिलने के लिए आए तो बीवी को लेकर आ गए अपनी, तो शास्त्री जी टोल्ड हिम कि आपको तो टाइम आपको मिलने को दिया, आपकी वाइफ को तो नहीं दिया नहीं मैंने। तो दिस मैन वाज यूजिंग हिज वाइफ, दैट इज व्हाट एवरीबॉडी न्यू, इन फैक्ट पीपल टॉक्ड अबाउट इट। आजकल के जमाने में बहुत लोग समझते हैं, ये लोगों को बहुत, खासकर यंग जनरेशन को लगता है कि आज के ज़माने में बहुत स्कैंडल हो रहे हैं। बच्चे, आपके ज़माने में फेसबुक ट्विटर आ गए, आपके ज़माने में जयपुर डायलॉग्स हो रहे हैं, पहले ज़माने में मीडिया नहीं था कुछ में, ऐसे ऐसे स्कैंडल हुए थे कि रात को 2 बजे बैठ के आपको बताना पड़ेगा कि वो तो ऊपर से बच्चों के खेल नहीं है। 70s में बहुत धमाल हुआ है इस देश के अंदर। Keshav Jha, what do you think India would be like if Subhash Chandra Bose were the first Prime Minister of India, considering he supported autocratic rule? He did not support autocratic rule. That's a myth. Next, Krishna Mohan ji, dhanyawad. Thank you. Ravi Saurav, is it true Arjun Singh was part of fleet who carpet bombing of INA? Possible. What opinion? I don't know about Arjun Singh. मुझे नहीं पता. Not everything I know about Gumnami Baba, but what opinion did unknown Saint had about what opinion did Gumnami Baba had about Arjun Singh? So he has not mentioned Arjun Singh. I do not know. He might have mentioned because he was mentioning all the top people in the country. So, but he was not in that sense not abusing everybody who were in the British Indian Army, because he was also not very happy with the whole INA, because a lot of it's very complex actually, and he was also not living in past. On the traitor. Anyway, that brings us to the end of this discussion. Thank you, Anuj ji. Thank you all viewers. Jai Hind. Thank you for your indulgence. Thank you very much.